अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अ वेरी फॉगी कराची दिस मॉर्निंग। हाँ, अनलाइक कराची भाई बहुत ही आज तो वो एक फॉग आती होती है फिर चली जाती है एंड एवरीथिंग पंजाब में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आज जब ड्राइव करना पड़ा ना इस फॉग में अब्दुल्ला तो समझ आ गई कि इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। और वाकई देवर स्ट्रेचेस इन बिटवीन। अच्छा, कुछ स्ट्रेचेस ऐसे हैं कि बिल्कुल खुला आपको आराम से नज़र आ रहा है एंड यू कैन ड्राइव एंड यू कैन वॉक। ये तकरीबन मेरे मोहल्ले के मनाजिर हैं और इसके बाद भी शहर के दौरान भी शहर के बीचों बीच भी शदीद विजिबिलिटी के इश्यूज थे और जो आउटस्कर्ट्स के एरियाज़ हैं और पर्टिकुलरली या आप समंदर के बिल्कुल पास रहती हैं तो वहाँ के एरियाज़ वहाँ विजिबिलिटी ना होने के बराबर थी। आपको डबल इंडिकेटर हैजर्ड्स ऑन करके गाड़ी चलाना हाँ, मैं तो मतलब जब पहली घर दफा से मुझे कराची में मुझे भी इट वाज अ वेरी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स पंजाब में तो जब इतनी फॉग और वो इतनी खतरनाक हो जाती है कि आप निकलते ही नहीं है। एटलीस्ट हम कोशिश यही करते हैं, लेकिन जब आपको निकलना पड़े तो निकलना पड़ता है एंड दैट वाज अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर आई थिंक अ लॉट ऑफ अस एज वेल। लेकिन कहीं है कहीं नहीं है, अजीब सा ही कुछ अजीबोगरीब किस्म का मौसम। इट वाज अ लिटिल अनयूजुअल फॉर अ कराची मॉर्निंग टू बी लाइक दिस, क्योंकि इस तरह का फिनोमेना हमने इतना अरसा दराज से यहाँ रह रहे हैं नहीं ऑब्जर्व किया, नहीं देखा। मतलब धुंध होती थी मगर इतनी नहीं होती थी कि आपको लिटरली डबल इंडिकेटर या हैजर्ड जो हम पंजाब में हमारा एक रूटीन है। धूप भी निकली हुई है, मतलब जब आप धुंध से निकलते हैं। नहीं देखी कहीं। अच्छा, जब धुंध बिकॉज मैं जहाँ आपका और मेरा रूट बिल्कुल मुख्तलिफ है एक दूसरे से। ऑफ कोर्स बीच में धूप भी थी, बड़ा क्लियर पैचेस थे, आराम से आप जरा नॉर्मल स्पीड पे आप ड्राइव कर लें और फिर एक पैच ऑफ मतलब एज इफ के वो धुंध जो है वो पार्ट्स बैठे हुए हैं। आई डोंट नो। इसी के साथ हवा में नमी का तनासुब भी ज़ाहिर है बहुत बढ़ गया, 85 से 90% ऑलमोस्ट गया इन द मॉर्निंग इन कराची एंड देयर आर अदर थिंग्स, अदर मोर प्रेसिंग इश्यूज। प्रेसिंग इश्यूज, दीज आर वेरी कंसर्निंग इश्यूज बिकॉज जिन के प्रोसेसेस जो है इमिग्रेशन के वो बीच में हैं वो तो लटक ही जाएंगे। समझ नहीं आ रही क्या है। खबर बता दें आपको कि अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 यानी 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीज़े का अमल मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इन मुल्कों के शहरी अमरीका के अवाम की फराहम करदा फलाही सहूलियात से नाकाबिल कबूल हद तक फ़ायदा उठाते हैं और ट्रंप इंतज़ामिया के हालिया इकदाम से विजिट वीज़ा की दरख्वास्त जिन्होंने दी होगी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमरीकी मीडिया इदारे फोकस के मुताबिक वीज़ा प्रोसेसिंग रोकने का 21 जनवरी से शुरू किया जाएगा और इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग का जो सर्विसेज जो है उनकी भी बात हो रही है। नौ जायजा लिया जाएगा, ये पूरी पॉलिसी रिवाइज की जाएगी और ये गैर मुअय्यना इनडेफिनिट पीरियड तक रुका रहेगा ये प्रोसेस। पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शामिल है, 75 मुल्कों की एक पूरी फहरिस्त है। रिपोर्ट के मुताबिक इन मुल्कों में ईरान है, अफगानिस्तान है, रूस है, बांग्लादेश है। इनके इमिग्रेंट वीजा रोकने का अमल शुरू कर दिया गया है, एज इन रोक दिए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा सोमालिया, ब्राजील, नाइजीरिया और थाईलैंड के लिए भी अमरीकी इमिग्रेंट वीज़ा रोका गया है और अमरीकी मीडिया के मुताबिक जिन मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा रोका गया है उनमें और भी बड़े मुल्क हैं जैसे इराक, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, लिबिया और नेपाल भी शामिल है। सब कुछ ही करते हैं। कांगो, रवांडा, सूडान है, शाम है, तंजानिया है, उज़्बेकिस्तान है। इनमें भी अमरीकी इमिग्रेंट वीज़ा रोका जा रहा है। जिन दीगर मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा रोकने का अमल हो गया है शुरू, इनमें अल्बानिया भी है, अलजायर भी है, अर्मीनिया भी है, अज़रबैजान भी है, भूटान भी है, बोस्निया भी है, बर्मा है और कोलंबिया, क्यूबा, इजिप्ट, एरिट्रिया, इथियोपिया, लेबनान, लिबिया वगैरह तो हमने आपको बता दिया है। मोरक्को भी है, सूडान भी है, यमन भी शामिल है, युगांडा भी है। 75 मुल्क है ना, तो उसमें सभी लपेट में अच्छा, इसमें कुछ तो वो केसेस होते हैं जिन्होंने बरसों पहले अप्लाई किया हुआ होता है, उन्होंने उनके रिलेटिव्स ने, बहन भाइयों ने, खाला, मामा, चाचा, फुप्पा जो भी अप्लाई कर सकते हैं वो कर देते हैं और वो 10 साल से प्रोसेस चल रहा होता है। एक वो इमिग्रेंट कैटेगरी होती है। फिर वो हमारे नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो शादी कर चुके होते हैं किसी भी अमरीकी शहरी से, उनके स्पाउसेस आर इन अमेरिका, बिल्कुल, और वो खुद होते हैं पाकिस्तान में, वो इंतजार कर रहे होते हैं और कुछ तो 3-4 सालों से इंतजार कर रहे होते हैं। और बट अब्दुल्ला ये बड़ा ही ट्रिकी है क्योंकि कुछ के प्रोसेसेस बिल्कुल कंप्लीट होने वाले थे। अब उनका क्या होगा जो ऑलरेडी 4-5 सालों से इंतजार में है और बिल्कुल जी अब होने ही वाला था प्रोसेस, तो वो भी बीच में रुक जाएगा या नहीं? And it is a setback. It is certainly a setback for all those couples, all those married couples या all those people जिनकी families यहाँ पे हैं और उनकी इमिग्रेशन का प्रोसेस लिटरली स्टैंड स्टिल पे आ गया या हॉल्ट पे चला गया और वो भी इंडेफिनिट पीरियड तक। ऑल्दो वो लोग जो विजिट वीज़ा पे जाना चाहते हैं
उनके लिए प्रोसेस में कोई तब्दीली नहीं आई है। हाँ, वो तो खैर टूरिस्ट वीज़ा, वो विजिट वीज़ा तो डिफरेंट एक चीज़ होती है। इन एनी केस वी विल फाइंड आउट मोर अबाउट दिस। ये बिल्कुल लेटेस्ट ही खबर रात को ही आई है। इन द मीन टाइम चले कुछ और बात करते हैं। जैसे कि आपको बताएं कि पाकिस्तान के क्रिकेट के लिटिल स्टार्स एक बार फिर को तैयार हैं। इतने लिटिल तो नहीं है जितने आपने लिटिल कह दिया है। पता है क्या है कि मतलब if you are 19 or under or whatever you young are, stars would rather be a better term I believe. just say whatever you want to say, but मुझे लगता है बच्चे तो बच्चे की उम्मीदों के साथ आज शुरू होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप पर सबकी नजरें हैं। क्रिकेट के ये आलमी मुकाबले जिम्बाब्वे और नमीबिया में मुश्तरका तौर पर होने जा रहे हैं। 50 ओवर्स के इस इवेंट में पाकिस्तान टीम अपनी मुहिम का आगाज़ कर रही है। कल इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले से पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर अंडर 19 वर्ल्ड कप के ये तमाम मैचेस लाइव दिखाएगा और आप देखेंगे और हम भी देखेंगे और फिर तज्जिया भी होगा। पिछले महीने आपको ये भी याद दिला दें कि अंडर 19 एशिया कप में भारत को शिकस्त देकर टाइटल जीतने वाली ग्रीन शर्ट से तवक्कुआत जो है उनका लेवल अब और कुछ ज्यादा हो चुका है, बढ़ चुका है। आप बच्चों को तो इफ्तिताही रोज आज जी 3 मैचेस खेले जाएंगे पहले दिन ही। हाँ। और भारत और अमेरिका की टीमें जो हैं जिम्बाब्वे के शहर बुलावायो में मद्दे मुकाबले होंगे। आपको याद है ना कुछ साल पहले यहाँ क्रिकेट हो रही थी और हमने बड़ी मुश्किलों से ये शहर का लफ्ज़ नाम जो है ये सीखा था और फिर हमें इतना अच्छा लगा कि हमने बहुत बार कहा, जैसे कि बुलावायो। जिम्बाब्वे का मुकाबला स्कॉटलैंड और तंजानिया का वेस्ट इंडीज से होगा। तंजानिया इज आल्सो लाइक वन ऑफ द प्लेइंग नेशंस। इमेजिन थिंग्स हैव चेंज्ड। नहीं, जब अमेरिका खेल सकता है क्रिकेट तो फिर तो कोई भी खेल सकता है। अब एवरीबॉडी प्लेज क्रिकेट नाउ। पाकिस्तान ग्रुप सी में इंग्लैंड, जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड के साथ शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया दिफाई चैंपियन है। पाकिस्तान ने 2004 और 2006 में बांग्लादेश में वेस्ट इंडीज और श्रीलंका में भारत को हराकर टाइटल जीत चुका है। सो वी हैव वन दिस टाइटल अर्लियर एज वेल। जबकि 2012 और 2014 में पाकिस्तानी टीम रनर अप रही थी, यानी हमने फाइनल खेला था। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो है एक मजबूत दिफाई चैंपियन है और इसके अलावा भी कई टीमें काफ़ी मजबूत समझी जा रही हैं, लेकिन जिस तरह एशिया अंडर 19 कप में पाकिस्तानी नौजवानों की परफॉर्मेंस रही है, अगर ये सिलसिला अब्दुल्ला बरकरार रहता है ना तो वी हैव अ वेरी गुड चांस। We do have a good chance. So very happy about that and हमने एक्चुअली वी वुड हैव लाइक टू स्पीक स्पोकन लाइव, लेकिन इनसे हमने पहले बात की थी। फरहान यूसुफ जो कि अदर बिजी स्केड्यूल था जाहिर है। फरहान यूसुफ अंडर 19 कप्तान है। सो कप्तान साहब से हमने पूछा कि आप जो वर्ल्ड कप के मुकाबले शुरू हो रहे हैं, वो इवेंट जिसकी जाहिर है कई माह टीमें तैयारी करती हैं, क्या समझते हैं ट्रॉफी के लिए हमारी टीम से बेहतर कोई है नहीं है? कौन सी टीम है जिसे हम वाकई अपने लिए चैलेंज समझते हैं? सो कप्तान साहब ने हमें यूँ बताया। जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, एक बहुत बड़ा इवेंट है हमारे लिए और इस तरह कोई किसी टीम को माइंड में नहीं रखा हुआ है। एट दी एंड जो टीम बेहतर खेलेगी वही जीतेगी। हमारा बस ये प्लान है, लास्ट एशिया कप से ये प्लान चलता आ रहा है कि क्रिकेट अच्छी खेलनी है, अच्छे प्रोसेस पे रहना है, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें करनी है, एफर्ट करते रहना है, रिजल्ट अल्लाह के हाथ। जी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। ये आज से नहीं है, पिछले कुछ वीक से नहीं, पिछले 6 माह से चलती आ रही है और बहुत अच्छी तैयारी है। हमने ये कंडीशन के हिसाब से तैयारी की है। मुल्तान में कैंप था तो डिफरेंट पिचेस ट्राई की यहाँ की कंडीशन के हिसाब से, फिर यहाँ ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए तो बहुत आइडिया हो गया है कंडीशंस का, तो हेल्प मिलेगी वर्ल्ड कप होपफुली जी। ज़बरदस्त। अच्छा, फिर हमने ऑब्वियसली उनको याद दिलाया कि क्या क्या अचीवमेंट्स हो चुकी हैं। एशिया कप जीता, ट्राई नेशन टूर्नामेंट जीता, तो जाहिर है मुल्क की, पाकिस्तान की फ़ख्र तो ये बन गए, लेकिन तवक्कुआत जो होती हैं ना, एक्सपेक्टेशंस हमारी स्काई रॉकेट चली जाती हैं। तो फिर हमारा ये भी उनसे सवाल था कि ये इन एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर लेंगे या उनको उनकी हौसला अफजाई होती है? तो जवाब ही आया। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह एशिया कप जीता और पहली दफ़ा पाकिस्तान ने एशिया कप जीता और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं और प्रेशर किसी चीज़ का नहीं है। मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बहुत बैक किया हुआ है सारे लड़कों को, प्रेशर किसी चीज़ का नहीं है। हमारा यही प्लान है कि हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी। अच्छा, एक सारे लंबा टूर्नामेंट है, इसके लिए आखिर तक सबकी फिटनेस बरकरार रखना, फिर 50 ओवर्स का खेल है, ये सब ज़रूरी है। सो बड़ी जिम्मेदारी ज़ाहिर है कप्तान पर भी आयद होती है। रूटीन क्या है, रोटेशन क्या होगी नहीं होगी, ये फरहान ने यूँ बताया हमें। जी बिल्कुल, एक चीज़ से बहुत हेल्प मिली, जैसे कि पिछले 6 माह से कैंप करते आ रहे हैं तो उसमें हमारी फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है और आपको पता मुल्तान की बहुत ज़्यादा तपती हुई गर्मी में हमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, तो यहाँ पे हमें उस तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा फटीग नहीं है।
फिर ये है कि रिकवरी बहुत अच्छी है, आइस बात है, जो पूल सेशंस है, जिम सेशंस है, रिकवरी बहुत अच्छी है, तो लंबे टूर्नामेंट में इंशाल्लाह कोई ऐसी इंजरी नहीं आएगी। अच्छा, फिर जब इंशाल्लाह फरहान से बात हुई तो उनको हमने याद दिलाया है कि बैटिंग बॉलिंग तो बड़ी ज़बरदस्त होती है, इश्यूज जो होते हैं ना, चैलेंज, वो हमेशा फील्डिंग के वक्त ही होता है, और एक्चुअली दैट इज़ आर प्रॉब्लम एज वेल इन ऑल काइंड्स ऑफ क्रिकेट। तो फिर हमने उनसे पूछा कि क्या इस पर कोई स्पेशल तवज्जो दी है, कोचेस ने काम किया है, तो ये उनका कहना था। जी, लास्ट जैसे मैंने मेंशन किया कि हमारे फिटनेस पे बहुत काम हुआ, इसी तरह हमारा पिछले 6 माह में फ़िटनेस और फील्डिंग मेन पार्ट रहा है हमारे कैंप का, और बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। रिफ़त भाई थे, फिर मंसूर भाई यहाँ पे फील्डिंग कोच हैं, तो बड़ा ज़्यादा हेल्प मिल रही है उनसे, और बहुत सी नई चीज़ें सीखी हैं। मुझे नहीं लगता कि हम उस तरह से कोलैप्स कर रहे हैं, हमारी फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त रही एशिया कप में, ट्राई नेशन सीरीज़ में, और हमारी अगर टीम मीटिंग भी होती है तो हम फील्डिंग पर ज़रूर बात करते हैं, ज़रूर जो भी कुछ खामियाँ है उन्हें कोशिश करते हैं अगले मैचेस में कवर करें, और अगर हमसे ट्राई नेशन सीरीज़ में और एशिया कप में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो उन्हें वर्ल्ड कप में कवर करेंगे। कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं बिल्कुल फरहान यूसुफ, कप्तान पाकिस्तान अंडर 19 टीम। अच्छा, एक हमारी टीम में एक स्टार भी हैं, इमर्जिंग स्टार कह लें या स्टार हैं, समीर मिन्हास। वी आर ट्राइंग टू गेट इन टच विद हिम। उनसे आगे चलकर हमारा राब्ता एस्टैब्लिश हुआ तो सर्टनली उनसे बात करेंगे, लेकिन अभी राशिद लतीफ़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर। बहुत शुक्रिया राशिद भाई। सो वी सर्टनली हैव हाई होप्स, और फरहान की गुफ्तगू भी शायद आपने सुनी हो, आप तक आवाज़ पहुंची हो। व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द अंडर 19 टीम दिस टाइम अराउंड? देखिए, बहुत तवक्कुआत होती हैं हमें पाकिस्तान अंडर 19 से, क्योंकि हिस्ट्री अच्छी है। बहुत 2004 और 6 के बाद हम जीत नहीं पाए, लेकिन हम फाइनल ज़रूर खेले, और डोमिनेशन जो है वो भारत की और ऑस्ट्रेलिया की रही है। 5 दफ़ा भारत और 4 दफ़ा ऑस्ट्रेलिया जीता है, पाकिस्तान 2 दफ़ा, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं यहाँ पे। और इन टूर्नामेंट में जो जिम्बाब्वे और यहाँ पे हो रहा है नमीबिया में, सिमिलर जो नमीबिया की पिचेस हैं वो साउथ अफ्रीका की तरह होंगी, इसलिए पेसर्स का होना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान के पास अली रज़ा हैं, यहाँ पे सुबहान बॉलर हैं, यहाँ पे सयाम है, फास्ट बॉलर पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं। और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया जो चैम्पियन है, तो साउथ अफ्रीका में टूर्नामेंट हुआ था, उनके लिए भी साजगार होंगी पिचेस। और साउथ अफ्रीका ये वो टीम है जिनके पेसर्स बहुत अच्छे हैं, जिनके पेसर्स अच्छे होंगे वो इस टूर्नामेंट में अच्छा काम करेगी। पाकिस्तान बड़े अरसे के बाद बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हैं, वरना हमारा एक डे ऑफ आ जाता था, काफ़ी टाइम हो जाता है, मैचेस नहीं खेलते थे। एशिया कप के बाद हमने ट्राई सीरीज़ खेली, जिसमें मजमूई तौर पे हमारे 2 बैट्समैन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। इस तरह से समीर की बात की आपने, उन्होंने अराउंड 654 रन किए हैं, और उस्मान ने 573। तो ये 2 पे हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। नो डाउट फरहान यूसुफ भी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन हम इन 2 पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। होपफुली कि हम हमारा मिडिल ऑर्डर क्लिक करें, और इस टूर्नामेंट में जो बुलावायों में स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो। इंग्लैंड की टीम भी अच्छी होगी, लेकिन ऑब्वियसली जी एक्सपेक्टेशंस भी इनसे काफ़ी हैं, और परफॉर्मेंस भी अगर पिछली देखी जाए तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस। हमें समझे कि मुल्क की नज़रें जो हैं वो इनसे आ गई, और जब नज़रें आ जाए तो फिर बहुत उन्होंने मेहनत भी बड़ी की है। लेकिन अगर कोई, क्योंकि अभी हम उनसे ये बात भी कर रहे थे कि बॉलिंग और बैटिंग इज़ वन थिंग, फील्डिंग इज़ अनदर बॉल गेम ऑल टुगेदर, जिस बड़ा चैलेंजिंग है जो हमारी बाकी जो टीम्स हैं, नेशनल टीम्स, उनके लिए भी। मतलब अंडर 19 हैं, यंग हैं, आपको लगता है कि जो इनके साथ फील्डिंग के हवाले से प्रैक्टिस वगैरह की होगी तो काफ़ी बेहतरी आ चुकी होगी, बिकॉज ये बड़ा आपको मैच जितवा देती है या हरा देती है? जी, अब कुछ अर्से से, काफ़ी सालों से हमारे जूनियर लेवल पे बहुत काम हो रहा है, स्पेशली फील्डिंग पे खुद भी इंटरेस्ट ले रहे हैं बच्चे। और फिटनेस का, जैसे फरहान कप्तान ने बताया कि फिटनेस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। जो टीम फिट होगी वो फील्डिंग बहुत अच्छी करेगी, फिटनेस लेवल हाई होना चाहिए। और लग रहा है जिस तरह से हमने एशिया कप देखा, बगैर फिटनेस के आप इतनी लंबी क्रिकेट नहीं खेल सकते। ये T20 नहीं है, वनडे क्रिकेट है, तो वहाँ पे आपका फिट होना ज़रूरी है। जब फिट होते हैं तो आपकी फील्डिंग ऑटोमेटिकली आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि लास्ट 10 ओवर फील्डिंग लैप्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बाउंड्री पे हो या क्लोजिंग फील्डर हो, तो वहाँ पे होती है। लेकिन हमें लग रहा है कि ये जो फील्डिंग है, इनके अगर बॉडी देखें, बहुत लीन है, बहुत अच्छी बॉडी है, जो क्रिकेट के लिहाज से, स्पोर्ट के लिहाज से बहुत अच्छी बॉडी है। और ये बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हुए है, जिस तरह से इन्होंने कहा, 6 महीने से मुल्तान में कर रहे हैं। मुल्तान में शायद
क्योंकि वहाँ पे मौसम मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म करके गए हैं ये लोग। वहाँ पे थोड़ा सा साउथ अफ्रीका में या नामीबिया वहाँ पे थोड़ा क्लाइमेट चेंज होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे एशियन प्लेयर्स को होती है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं उनको भी। लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान काफ़ी टाइम से जिम्बाब्वे में मौजूद है, तो 25-26 तारीख को चले गए थे, तो बहुत फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को फील्डिंग में भी, बैटिंग में और बॉलिंग में भी। और हमने देखा है कि लंबी बारियां, समीर और दीगर लोगों ने लंबी लंबी बारी खेली है इन्होंने। अच्छा, बीइंग ए सीनियर, आप क्या मशवरा देंगे? नौजवान हैं, जाहिर है एक इमोशन, मतलब नौजवान बच्चे ज़रा इमोशनल भी होते हैं, Are we literally talking about teenagers? टीनेजर्स। सो क्या है आपका मशवरा? किस तरह से देखिए कोई भी क्रिकेट हो, मैं प्लान के हमेशा मुताबिक यही खेलें, प्लान के मौके के हिसाब से प्लान चेंज कर लें? योर सजेशंस एंड एडवाइसेस। सबसे आसान होता है कि डीप खेलना। डीप मतलब कि अगर 5 आउट हो गए और 25 ओवर बाकी है और आपको जाना 40 ओवर 50 ओवर, तो डीप खेलना सीखें। अपना मतलब T20 की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रोक खेलते हैं, आउट हो जाते हैं, तो 50 ओवर बहुत लंबी क्रिकेट होती है, तो इसको डीप खेलना चाहिए, आखिर से ओवर बॉल तक जाए। बहुत ग्रेट्स जो हैं दुनिया में जो खेल रहे हैं, उनकी अगर प्रेशर पड़ता है, क्लैप्स होती है, लेकिन वो आखिर तक चेज करने के लिए जाते हैं और सक्सेस मिलती है। तो मैच को ना छोड़ें और डीप क्रिकेट खेलना सीखें। और ये इनका इनिशियल स्टेज है और ये बहुत मॉनिटर हो रहा है, पहले इतनी मॉनिटर नहीं होती थी क्रिकेट, क्योंकि पीएसएल की 2 टीम और आई हैं, अब सबकी नजरें परफॉर्मेंस के ऊपर भी होंगी, We need more कैरियर players. के ऊपर भी हैं। जी अच्छा राशिद भाई, ये भी बताएं कि हमारी कितनी हमारे लिए कितना नया होगा इन पिचेस पे खेलना, या फिर हमारी ये जो टीम है, या तो टीम या प्लेयर्स ने यहाँ खेला होगा। एंड ऑल्सो अगर हम ज़रा ज़्यादा तगड़ी टीमें जो हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, तो क्या टारगेटेड प्रैक्टिसेस भी होती हैं कि हम प्लेयर्स को स्टडी करें, टीम्स को स्टडी करें और किस तरह उनको टैकल करना है? ये हम कर रहे होंगे, एंड स्पेशली पिचेस वाला बता दें, वो हमेशा एक चैलेंज हो जाता है। पिचेस का इतना इशू नहीं होगा। हम जिम्बाब्वे गए, हरारे और बुलावायो में मैचेस होंगे इनके, और ये राउंड के मैचेस हैं। उसके बाद अगर नामीबिया जाते हैं, वहाँ बहुत कम क्रिकेट खेली होगी लोग, किसी भी टीम ने, हर एक को सेम इश्यूज आएंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका की तरह अगर वहाँ पे ज्यादा बाउंस हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, हमें भी होगा, क्योंकि इस एज क्रिकेट में 140 प्लस कम बॉलर होते हैं और पाकिस्तान के पास मुझे लगता है कि 2 बॉलर रहते हैं जो 135-140 तक कर सकते हैं। तो हमें एडवांटेज बैटिंग का शायद इतना ना हो, हमारी बॉलिंग, मुझे जो हमने एशिया कप देखा उसमें बॉलिंग बहुत स्ट्रांग लग रही है, सया में या सुबहान। अच्छा, बॉलिंग में अली रजा है है हमारे पास, राशिद भाई। उसके अलावा जाहिर फास्ट बॉलिंग में स्पिनर्स आपको लगता है हमारे लिए कारगर साबित हो सकते हैं? हमने बैटर्स का कुछ नाम लिया था, हु शुड वी लुक आउट फॉर इन बॉलिंग? देखिए बॉलिंग में तो ये मैंने आपके नाम लिए सारे। स्पिनर्स में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ऑलराउंडर ज्यादा है, स्पिन बॉलिंग जो बॉल बैटिंग करते हैं। अगर आप देखें मोमिन कमर को देखते हैं या दूसरे बॉलर्स को देखते हैं, तो वो बैट्समैन ज्यादा है, बॉलिंग कर लेते हैं। तो अब जो T20 की वजह से मोस्टली हम अपनी नेशनल टीम को भी देखें, हम ऑलराउंडर के ऊपर चले गए, तो यहाँ पे भी स्पेशल बॉलर 10 ओवर जो करना होता है वो आपको चाहिए होता है। तो अगर हुज़ैफा को देखते हैं, वो बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, तो स्पेशल शायद हो, मेरी नज़र से ना गुजरा हो। आखिरी मैच उमर ज़ैब भी खेले या जिम्बाब्वे में, वो पेसर हैं। तो ये मोस्टली ऑलराउंडर्स के ऊपर हमारे डिपेंड कर रहे हैं जो स्पिनर्स हैं। पेसर्स में आप कह सकते हैं कि स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर हैं। स्पिन का जो हमने देखा है एशिया कप में, उसमें लगा कि थोड़ी बहुत ज़रूरत है हमें कि यहाँ पे स्पेशल स्पिनर होना चाहिए, लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर में नाम याद नहीं, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी उसने, गेम को चेंज भी किया था। राशिद भाई जरा टॉपिक बदलते हैं और पीएसएल की बात करते हैं। अब एक इसी टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल आ गया ना, क्योंकि हम बात कर लेंगे बाद में, लेकिन बात मौसम की बात कर रही थी। मौसम की क्या खूबसूरत लग रहा था? खूबसूरत तो लग रहा था, लेकिन हमेशा राशिद भाई लगता है क्योंकि श्रीलंका से हम इतने वेल फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड्स डसे हुए हैं कि जब कोई मैच हो रहा होता है तो ऊपर बारिश हो जाती है। अब ये जो हमें विजुअल्स नजर आ रहे हैं, आई एम सॉरी अब्दुल्ला, लेकिन मुझे काफी बारिश टाइप सीन नजर आ रहा है, तो क्या ये जगह भी अनप्रेडिक्टेबल है इन द सेंस कि दे आर ऑलवेज रेनिंग? बुलावायो में 30 साल हो गए हुए, अभी इसमें अंदाजा नहीं है, लेकिन यहाँ पे होती है। साउथ अफ्रीका में होता है, वहाँ तो काफी बारिशें होती है। जिम्बाब्वे का ठीक है, मतलब इतना पता नहीं, लेकिन श्रीलंका, कोलंबो, ये तो बाहर निकले खिड़की से निकाल के देखते सर तो बारिश हो रही होती, तो वो प्रॉब्लम तो होती है श्रीलंका। अच्छा राशिद भाई, अब 2 ऑक्शन
के बाद एज इन टीमों के इजाफे के बाद मुल्तान सुल्तान जो ऑलरेडी हमारी टीम थी, जो इन्होंने पहले पीसीबी ने फैसला किया था, पीएसएल टॉकिंग अबाउट पीएसएल, कि वो खुद ऑपरेट करेंगे इस सीज़न में इसको, इसकी भी ऑप्शन का फैसला कर लिया गया है। डू यू थिंक इट इज़ द राइट मूव? एंड ऑल्सो पहले क्यों नहीं किया जब सारे ऑक्शन हो ही रहे थे? उनको अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी बोली लगेगी, इतने बेनिफिट होगा पाकिस्तान क्रिकेट ऐसा ही लग को, रहा है। 175 बिलियन, 1.85 बिलियन। तो वो अब जहन में यही होगा कि जो बेस प्राइस है 185 या 200 पे लेके जाई जाए, और उसके बाद 220, ये जो भी इनके माइंड में है, वो बेनिफिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होगा। टाइमिंग का इशू है, टाइमिंग जो आपने बात की ना कि क्या पहले नहीं कर सकते थे, ये जो ऑप्शन हुई है ये और 2 महीने पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन वर्ल्ड कप की बहुत सफर कर रही है। हमने वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस नहीं की अभी तक, और बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं कि यार टीम माइंड कहाँ पे सेट हो। हमारा पूरा मीडिया ऑप्शन पे होगा, हम पाकिस्तान टीम अनाउंस नहीं हो रही, इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, क्योंकि इलेक्शन हो चुकी थी काफी अरसे पहले। अगर आपने एक सारी फ्रेंचाइजी कर ली थी 2 महीने पहले, ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए थी, और ड्राफ्ट में भी जा चुका होना चाहिए था, क्योंकि टीम को बेचना है अभी, उनको 5 से 6 महीने तो दें आप, तो कि नई तैयारी टीम के बनी है, लिए वो मार्केट में जाएंगे, अपना नाम लेंगे, बेचेंगे उसको। अभी टाइम बहुत शॉर्ट है। वर्ल्ड कप के बाद सारा पैसा अगर खत्म हो गया मार्केट में, तो मैच बेचना मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई, बड़ी अच्छी तरह आपने समझाया है, बहुत अच्छा जी, शुक्रिया, अभी thank हम you. हमारे पास टाइम है, राब्ता हमारा शायद हो गया है समीर से। वी हैव समीर मिनहास विद अस, द इमर्जिंग स्टार, द स्टार रादर, बैटर हैं पाकिस्तान अंडर 19 के। बहुत शुक्रिया समीर, आपने हालिया फॉर्म जो दिखाई है, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं, आप लिटरली हीरो बन गए हैं नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए, हम सब के लिए। सो क्रिकेट में भी मुख्तलिफ लोगों की नज़र है आपकी परफॉर्मेंसेस पर, हाउ डज इट फील, कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इतना अच्छा परफॉर्म कराया अल्लाह ताला ने। दूसरा ये काफ़ी अच्छा फ़ील होता है, लाइक प्राउड मोमेंट है फॉर पाकिस्तान एंड फॉर माय फैमिली के इतनी बड़ी स्टेज पे इतना अच्छा परफॉर्म करना। और एज यू नो कि मेरा आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है। और यही था कि सिंपल जो अपना नेचुरल है उस पर रहूँ, और उस पर ही रहा, और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, अब मुसलसल सेंचुरियां बनाना तो एक कमाल ही है ऑब्वियसली, लेकिन इससे बड़ा कमाल ये है कि आप सेंचुरी भी आम वाली नहीं करते, 150-200 से कम की इनिंग तो नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतने लंबे स्कोर के लिए जो फोकस चाहिए, वो नेचुरली आप में वो फोकस है या उसकी भी एक ट्रेनिंग होती है? हाउ डिड दैट वर्क आउट? काफ़ी ज़्यादा इनिंग्स ऐसी खेली हैं जो मतलब आपका टेम्परामेंट बूस्ट करती हैं और आपको मतलब कि सिखाती हैं कि विकेट पे स्टे कैसे करना है। तो मोस्टली यही था कि क्योंकि ऊपर से आप एक अच्छी टोन सेट कर देते हैं ना एक ओपनर, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो सिंपल प्लान यही था कि 50 ओवर्स की गेम होती, तो तकरीबन मेरा ये प्लान था कि मैं 50 ओवर्स खुद खेलूँ पूरे, तो उसी माइंडसेट से गया था, और फिर इसलिए लंबे स्कोर हुए हैं और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी थी। जी बिल्कुल, और अल्लाह करे कि आपकी परफॉर्मेंस बरकरार है। समीर, वर्ल्ड कप जीतना तो सर्टनली पूरी टीम का, पाकिस्तान भर का ख्वाब है और टारगेट है। आपका ज़ाती टारगेट क्या है इस टूर्नामेंट के लिए? यू नो, एक पर्सनल गोल्स भी होते हैं ना, ज़्यादा रन्स करने हैं, सबसे ज़्यादा रन्स करने हैं, सेंचुरियाँ बनानी हैं। कोई है आपके जहन में कोई फिगर जिस पे कोई रिकॉर्ड में भी जिस पे आपने नज़र रखी हुई हो? सबसे पहले तो यही है कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। दूसरा ये कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि एज यू नो पिछले एशिया कप में भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना हूँ, और पिछली ट्राई सीरीज जो हमारी हुई है विद जिम्बाब्वे एंड अफगानिस्तान, उसमें भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना हूँ। तो इसमें मेन मेरा ये है कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतना, मेन कंट्रीब्यूट करूँ। दूसरा ये आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप इंशाल्लाह मेरा ये है कि मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बनूँ। ज़बरदस्त, अच्छे गोल्स हैं आपके। फाइनली ये भी बता दें समीर के वर्ल्ड कप के लिए तो सबकी ऑब्वियसली दुआएं हैं ही, लेकिन इससे आगे की प्लानिंग भी होनी चाहिए। अभी डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास, पीएसएल, इन सारी चीज़ों में टाइम लगाने का इरादा है, या समझते हैं कि रेडी हो चुके हैं और 2027 के वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नेशनल टीम का हिस्सा बनना में दैट वुड बी क्वाइट अ ड्रीम, आई एम श्योर। सबसे पहले तो ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक यंगस्टर के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट आपको बहुत चीज़ें सिखाती है, आपका टेम्परामेंट टेस्ट करती है, आपकी गेम इन्हेंस करती है। तो
मेरा माइंडसेट यही है कि अभी कि डोमेस्टिक क्रिकेट को इम्पोर्टेंस दूंगा इंशाल्लाह, और मेरा ये है कि टेस्ट क्रिकेट लाइक 4 डे वगैरह में भी खेलना है, क्योंकि उससे आपकी गेम और ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो अभी मेरा यही प्लान है कि आफ्टर अंडर 19 इंशाल्लाह डोमेस्टिक लेवल पे इंशाल्लाह सर्व करना और उधर अपनी गेम इंप्रूव करूँगा, और इंशाल्लाह फिर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 2027 के वर्ल्ड कप में दिखूँगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। बेस्ट ऑफ लक समीर मिनहास, बेटर पाकिस्तान अंडर 19 बरकरार रहे और पाकिस्तान टीम जीत कर आए। अच्छा अब्दुल्ला, अब आई एम गोइंग टू करेक्ट माई सेल्फ। जो लिटिल स्टार्स मैंने कह दिया था ना, अब इनसे बात करके माशाल्लाह हैं तो टीनेजर्स ही, लेकिन बड़े मैच्योर हैं और बड़ा विजन है, बड़े फोकस्ड हैं। सो हम इनको यंग स्टार्स कहेंगे। आप सही कह रहे थे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। ये आज तारीख बनी है। अच्छा, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। सारों को ये बात अफेक्ट करेगी। कल एक बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि बिल आखिर बात ख्वाहिशों, अंदाज़ों और अफवाहों से आगे बढ़ गई है, और करेंसी नोट जो है अपना पाकिस्तानी, वो वाकई तब्दील होने जा रहा है। हाउ एक्साइटिंग इज दैट? इससे पहले मुझे याद है कुछ महीने पहले हमने रिपोर्ट किया था कि ऐसा इरादा है। इरादा था ना, अब हो गया है, क्योंकि हुकूमत ने फैसला काबीना इजलास में पेश की गई एक ब्रीफिंग के बाद कर लिया है। ब्रीफिंग में बताया गया था कि पाकिस्तान में मौजूद जो करेंसी नोट हैं या अरसा दराज से राइज हैं, किसी बड़ी जालसाजी से बचने के लिए जदीद सिक्योरिटी फीचर मुतारिफ कराने का वक्त आ चुका है। ये भी बताया गया है कि 100, 500, 1000, 5000 ये जो नोट है ना, ये नए डिजाइन के बैंक नोट मुतारिफ करवाए जाएंगे, जिनमें होने चाहिए इस दफा 100% में ये कहने ही लगी थी। आपने यूएई के नोट देखे हैं, मतलब और भी दुनिया में हो गए हैं, लेकिन अगर आप यूएई का नोट देखें, मतलब वो जल भी नहीं सकता, उसको आप फाड़ भी नहीं सकते। बड़ा खूबसूरत नोट है। खैर एनीवे, तो इसमें जी जदीद तरीन सिक्योरिटी थ्रेड इस्तेमाल किया जाएगा, और नए डिज़ाइन में पाकिस्तान के जो जियोग्राफिकल और इलाकाई जो एलिमेंट्स हैं उनको भी साथ डाला जाएगा। माहौलियाती तब्दीली, ख़वातीन की तरक्की, ये सब कुछ एलिमेंट्स जो हैं ये शामिल होंगे। अच्छा लगेगा। इस प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने के लिए काबीना कमेटी भी हाथ के हाथ बना दी गई है। वैसे लोगों से इनपुट भी ली जा सकती है। वी हैव सम अमेजिंग डिजाइनर्स आउट देयर इन पाकिस्तान, एंड कोई मुकाबला भी कराया जा सकता है, और मुकाबले के शायद पहले भी हुआ है। मुकाबले के मुझे ऐसा लग रहा है, I've heard this, मुकाबले के एवज कोई इनाम भी हो सकता है। सो अयाज अकबर यूसुफ ज़ई हमारे साथ ही इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें। अयाज, बताइएगा, कमेटी बना दी गई है, कौन कौन शामिल है इस कमेटी में? क्या कोई टाइमलाइन भी है इस सारे प्रोसेस की? अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपने एक अच्छी तरफ इशारा किया। काफ़ी अर्से से ये प्रोसेस स्टार्ट है कि पाकिस्तान की, क्योंकि काफ़ी ममालिक ने अपनी करेंसी तब्दील की है और काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फीचर्स के साथ लोगों की करेंसीज आ रही हैं। मटेरियल बड़ा ज़बरदस्त है। बदकिस्मती से पाकिस्तान का मटेरियल वही पुराना चल रहा है। अगर नोट का डिज़ाइन चेंज भी हुआ था, कि मटेरियल वही है जो कि शायद दिहाइयों से चल रहा था। इस हवाले से इस हुकूमत ने जब जो है वो स्टार्ट किया है, चार्ज दिया, तो इस तरफ ही उनका इशारा था कि हम करेंसी नोटों को तब्दील करेंगे। उस हवाले से फिर कब करेंगे, कैसे करेंगे, इस हवाले से बातचीत चलती रही। फिर इन्होंने एक इंटरनेशनल फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि वो इसको जो है इसका मटेरियल लेके आए और कुछ हमें डिज़ाइन दे। तो कल जो काबीना का इजलास हुआ है उसके अंदर डिज़ाइन पेश किए गए हैं, वो मटेरियल भी पेश किया गया है स्टेट बैंक की तरफ से और वजारत ख़जाना की तरफ से। लेकिन हमारे पास जो इतलात है कि वो डिज़ाइन जो है वो अप्रूव नहीं हुआ, और उसमें कैबिनेट ने ये जो है वो डायरेक्शन दी है कि इसके अंदर पाकिस्तान के जो खलो खाल है, जो इलाकाई जोग्राफियाई पाकिस्तान के जो एलिमेंट्स हैं, साथ साथ ख़वातीन का जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किरदार है, उसकी अक्कासी होने बड़ी ज़रूरी है। फिर क्लाइमेट चेंज के हवाले से और पाकिस्तान के डेमोक्रेसी के हवाले से जो चीज़ें सामने पाकिस्तान की जो आइडेंटिटीज़ हैं उसको सामने लाना ज़रूरी है मुख्तलिफ नोटों के हवाले से। तो फिर ये फैसला हुआ कि जो अच्छा, जब हम मटेरियल की बात कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली चाहते हैं कि हम भी दुनिया के साथ अब आगे बढ़ें, और जिस तरह आपने जिक्र किया बहुत मुल्कों ने अपनी करेंसी नोट चेंज किया है। वो प्लास्टिक वाला, आई एम श्योर वी आर नॉट यूजिंग दिस राइट टर्म फॉर इट, लेकिन वो तो बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब हमारे नोट, अभी आपने दहाइयों की बात की है, हमारे 10, 50, 100 रुपए वाले नोट कोई 85 साल पुराने लगते हैं। बेशक नए भी हों, 2 महीने बाद भी उनकी जो हालत हो जाती है। तो वो मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर वी रियली गोइंग टुवर्ड्स दैट, वो प्लास्टिक की जो मटेरियल होता है? जी बिल्कुल। जो आपने देखा होगा, जो पाउंड स्टर्लिंग है, जो यूरो है, जो इस वक्त इंटरनेशनल करेंसी, इवन जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जिस करेंसी के ऊपर दुनिया है, जिस मटेरियल के ऊपर है, उसी मटेरियल के ऊपर पाकिस्तान अब आ रहा है। फाइनली ये तो डिसाइडेड हो गया है।
जो ना फटेगा ना, जिसके ऊपर जो आप तस्वीर बना देती हैं, मतलब आपसे मुराद लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो मुख्तलिफ शक्लें बना देते हैं, फिर ऊपर लिख भी देते हैं अपना 500 का नंबर नोट, लिख 100 देते का नोट। हैं, मैसेजिंग हो रही हाँ, होती है अपना नंबर नोट के कीजिए, ऊपर। मेरे पास कब वापस आएगा। तो ये चीजें अब नहीं होंगी। वो वही मटेरियल है जो आप बिल्कुल जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं, दुनिया इस मटेरियल के ऊपर जा रही है, क्योंकि उसकी जो फीचर्स बड़े सिक्योर हैं। इसकी काबीना की जो फाइनेंस की जो कमेटी है, ऑब्वियसली उसमें स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है और दीगर जो कैबिनेट कमेटी में जो दीगर मेंबरान है फाइनेंस कमेटी के, उनको ये टास्क दिया गया कि वो इस इंटरनेशनल फर्म के साथ और स्टेट बैंक हुकाम के साथ मिलकर इसकी जो बेसिकली जो कल डिस्कशन हुई है कि इसका डिजाइन क्या होगा, मटेरियल इज डिसाइडेड नाउ, वो मटेरियल भी पेश किया गया है। Great. गो के मीडिया के सामने भी नहीं लाया गया, ताकि इसमें भी सिक्योरिटी एलिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप वो चीज सामने ना लाएं कि जिस तरीके से आप जा रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मरहले की तरफ पाकिस्तान आगे जा रहा है। तो वो डिजाइन के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ इनपुट्स थी कि इसमें पाकिस्तान को रिफ्लेक्ट होना बड़ा जरूरी है, कि ये पाकिस्तानी नोट है जिसमें कि आपको पता है हमारा एक तारीखी विरसा है पाकिस्तान का। फिर इसमें वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से कल बड़ा जोर दिया गया कि खवातीन के जो इस वक्त पाकिस्तान में किरदार है उसके हवाले से भी इस चीज़ को सामने रखना है। फिर पाकिस्तान की जो तारीखी मकामात हैं उसकी भी आइडेंटिफिकेशन होना बड़ी ज़रूरी है। तो अब्दुल्ला ममा, मुझे लगता है कि अगले 6 महीने के अंदर ना ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा नए नोट लाने का। 1-2 महीने के अंदर डिज़ाइन फाइनल है और फिर उसके बाद इसका गो हेड है। फिर मरहलावार ये नहीं हो सकता कि एक तारीख होगी जी, फिर पहले मरहलावार इस नोटों को छापा जाएगा, फिर इसको मार्केट में लाया जाएगा, फिर डेडलाइन दी जाएगी कि जी इसको चेंज करवा लें, और फिर फाइनली 6 से 8 महीने के दरमियान एक तारीख होगी कि इसके बाद ये नोट जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको एक डेडलाइन दे देंगे कि जी इसके बाद ये नोट आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये मरहलावार होगा। जैसे कि आपको पता है जब भी मार्केट में हमारे नए नोट आए हैं तो वो मरहलावार ही आते हैं, पुराने भी साथ चल रहे होते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा कि उसके बाद फिर अनएक्सेप्टेबल हो जाएंगे। तो वो एक इसके लिए वाम अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार रखी, क्योंकि ये ऑन द बोर्ड है और ये किसी वक्त भी जो है इसका फैसला हो सकता है। 4 से 6 महीने के अंदर ये नोट मार्केट में लाए जा सकते हैं। तमाम चीजें थैंक यू। अच्छी तरह आपने तफसीलन बता दिया, तो लिहाजा लगता है ऐसा है इन सारी बातों से this year हमारा नया नोट जो है, यस, और फिर वो ग्रेजुअली पुराने होते रहते बट हैं। इफ आई गेट द न्यू नोट्स आई डोंट वांट टू यूज देम। सेव करके रखेंगे यस, कुछ देर मतलब फिर कुछ देर के लिए फिर तो यूज करने पड़ ही जाएंगे, लेकिन इट्स समथिंग एक्साइटिंग न्यू। अच्छा, सर्दी जब आती है ना तो जाहिर है स्किन के कुछ बेतहाशा इश्यूज होते हैं, मतलब ड्राई पैचेस एंड ओवरऑल स्किन रूखी, बेरौनक, बदमजा सी लग रही होती है। बदमजा सी लग रही होती है। अब्दुल्ला को तो गुस्सा ही चढ़ गया है। लेकिन वैसे भी सर्दी के अलावा भी बड़े इश्यूज होते हैं, जैसे कील महासे, एक्नी, पिंपल्स। ये मसला जो है ना ये आजकल बहुत आम है, हमेशा से ही वैसे तो आम है, और इसकी बहुत सी वजूहात बताई जाती हैं बच्चे, टीनेज गर्ल्स एंड बॉयज, उनके लिए भी, एंड देन इट स्टेज आल्सो विद सम एज वेल। तो आम तौर पर जी लोग इसे सिर्फ स्किन का मसला समझते हैं और कॉस्मेटिक्स, फेस वॉश, इस किस्म की क्रीम्स वगैरह के जरिए ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माहिरीन समझते हैं कि कील महासों को जड़ से ख़त्म करना है तो स्किन को बाहर से तो ठीक करना ही है, लेकिन एक्चुअली अपनी सेहत आपको अंदर से ठीक करनी पड़ेगी, जो कि आपको फिर बाहर नजर आएगा। It ultimately reflects on your face. And this can be so much deeper than just skin issues, by the way. So मारूफ naturopath, herbalist, डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं। आप बहुत इनकी फरमाइश भी करते रहते हैं, इनको जानते हैं। कैसी हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये सैकड़ों दफ़ा, 20 दफ़ा आप इस मसले पे बात कर चुकी होंगी। जी जी बिल्कुल। आई एम श्योर, बट जाहिर है ये मसला ऑल्सो इज परसिस्टेंट, इट रिमेन्स। जी बिल्कुल। बट इन सर्दियों में और अदरवाइज स्किन इशूज़ के लिए जो दानों वाला, पिंपल वाला जो इशू है, क्योंकि जिनको होते हैं उनकी जहनी हालत भी मुतासर होती है इससे। बिल्कुल, खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है। मेरे पास तो ऐसे बच्चे आते हैं, कहते हैं हम स्कूल नहीं जाएंगे जब तक हमारी एक्नी और पिंपल्स सही नहीं होते। ऐसा होता है। तो हाउ टू डील विद इट? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि यू आर व्हाट यू ईट। आप वही नज़र आओगे जो आप खाओगे। अगर आप फ्रिजी ड्रिंक्स, जंक फूड और पानी का इंटेक ना करना तो ओवियस पुबर्टी हिट होती है तो पिंपल्स आ जाते हैं। अब पिंपल्स जो है ना आपके हेयर फॉलिकल क्लॉक हो जाते हैं, इसकी वजह से आते हैं। हाइजीन का ख्याल रखना। फिर सीवियर हो जाती है एक्नी जेनेटिक भी हो सकती है, और सबसे बड़ी बात कि आपका गट हेल्थ, यानी कि आपके मैदा
अगर आपका गट हेल्थ सही नहीं है, आप कॉन्स्टिपेटेड हैं और तो आप पानी का इंटेक नहीं करते, आपका लीवर डिटॉक्स नहीं होता, आपका किडनी डिटॉक्स नहीं होता, तो एक्ने पिंपल ना सिर्फ चेहरे पे पूरी बॉडी पे आ जाते हैं। अच्छा, एक ये बात होती है जी, पानी अच्छा बहुत ज़्यादा पिए और आपकी स्किन भी क्लियर रहेगी और भी बड़े पानी के फ़ायदे हैं एंड ऑल दैट, लेकिन हमने देखा है कि आजकल की दुनिया में यंग लड़कियां सॉरी ठंडा लग गया। खांस लें आप, इनका माइक आउट कर लें, वो टाइम से पहले ही अपनी जो स्किन केयर ट्रीटमेंट वगैरह है एग्रेसिव वो स्टार्ट कर देती है। मतलब देयर इज सो मच प्रेशर एज वेल दुनिया में, अपनी स्किन और कॉन्फिडेंस आपका उसके साथ रिलेटेड होता है। तो इज दैट ओके एज वेल, या नेचुरल चीज़ों पे रहना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कॉस्मेटिक्स भी लेते ही हैं यंग टीनेजर्स। देखिए, मैंने हम भी कभी यंग थे तो हमें भी सारे एक्नी वगैरह, तो हमदर्द की साफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है, नेचुरल चीज़ों में नेचुरल चीज़ें हैं। इसमें 21 जड़ी बूटियां हैं जो एंटीऑक्सीडेंट है, आपके ब्लड को प्योरीफाई करती हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। आपके जो है एक्ने पिंपल, आपके स्किन को ग्लोई लुक देने में आपकी मदद करती है। अच्छा, you know, syrups like these और herbal medications like these, इनका actual function क्या होता है? जो क्योंकि जाहिर है ये कोई आज की प्रोडक्ट तो है नहीं, मतलब हम अपने बचपन में भी हम सुन भी रहे हैं, से सुन रहे हैं। आप देखें ना, दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली, इतनी चीजें आ गई, लेकिन ये अपनी जगह पे इसको किसी ने अपनी उससे हटा नहीं सका है। और ये वही उसी फॉर्म में ही है जिस तरह पहले थी। बस इसका थोड़ा सा बिटर होता है, वही बिटरनेस जो होती है, वही कड़वापन जो होता है, वो आपकी ज़िंदगी में जो है ना मिठास लाता है, क्योंकि आपकी स्किन क्लियर होती है। अच्छा, इसमें जो जड़ी बूटियां हैं उनका मोड ऑफ फंक्शन ये है कि ये आपके लीवर को डिटॉक्स करता है। हम जो ग़िज़ा खाते हैं उससे हमारे बॉडी में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, यानी जहरीले फाजिद मादे जमा हो जाते हैं, और कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में मूव कर रहे होते हैं। तो सहाफ़ी का ये काम है कि वो फ्री रेडिकल्स जो आपकी ब्लड स्ट्रीम में हैं और वो टॉक्सिक जो आपकी किडनी में जमा है, आपके लीवर में जमा है, आपके आंतों में जमा है, उसको आपकी बॉडी से निकालने में आपकी मदद करता है। बट इज दिस एज रिलेटेड? क्योंकि एक सेकंड, क्योंकि जब हमने अपने बचपन से ही ऑब्वियस ये सुन रहे हैं, लेकिन हमेशा यंग बच्चियां ज़्यादा इसको इस्तेमाल करती थी जिनके उस वक्त ग्रोइंग हार्मोन्स की वजह से पिंपल्स वगैरह निकल रहे हैं, या फिर ये किसी भी उम्र के लिए कभी भी सही है? एंड ऑल्सो हाउ मच, क्योंकि हम यहाँ पे बड़े कॉशियस होते हैं हाँ, कि टू मच ना हो जाए ना। मतलब जो भी अगर हमारे गुफ्तगू सुनने की वजह से कोई भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे तो उसको पता हो कि क्या मिकदार इस्तेमाल करनी है। देखिए, सबसे पहले कौन इस्तेमाल नहीं करेगा? जिनको बहुत ज्यादा लूज मोशन रहते हैं तो साफ़ी उनके लिए नहीं है। ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और आपको 2 से 3 बॉटल्स में रिजल्ट आ जाता है, और नेचुरोपैथी पे हम कहते हैं कि आप 3 महीने इस्तेमाल करें, 3 महीने के बाद आप ब्रेक दें। यानी 90 डेज का एक कोर्स होता है, उसको करने से कि देखें ना, आपके स्किन की 7 to 8 लेयर्स है, कुछ साइंटिफिक एविडेंस है कि 7 लेयर्स है, कुछ कहते हैं 8 लेयर्स है, तो उसको क्लियर करने में टाइम लगता है। अब बच्चों को, जो 8 साल से बड़े बच्चे हैं, उनको आप 1 टीस्पून लूकवार्म वाटर में डालकर रात सोने से पहले दें। ये मेरा तरीका है। अगर साफ़ी का कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहती हूँ कि रात को लें। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई रात को अच्छी हो रही होती है, तो इट हेल्प्स द होल प्रोसेस। जी बिल्कुल। और जैसे बड़े हैं, जैसे हमारे जैसे 16 साल के हैं, तो वो 1 टेबल स्पून जो है ना, ½ कप ऑफ वाटर में ले लें रात सोने से। वैसे बाय द वे, जो आपकी स्किन है ना माशाल्लाह, तो आप ये कह सकती हैं कि वो टीनेज टाइप स्किन ही है, तो कोई ज़बरदस्त किस्म का इट मस्ट बी वर्किंग। अब बड़े सवाल होते हैं ऐसी चीज़ों के, तो अब आपको जवाब भी मिल गए होंगे। यू कैन यूज़ इट, और आपने कहा है कि 3 बोतल तक ही 3 आपको to 4 बॉटल्स में आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। देखिए, साफ़ी कहता है खून साफ चेहरा शादाब। चलिए, खूबसूरत बात है। थैंक यू बिल्किस शेख साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर विद अस। देयर यू गो, नाउ यू नो व्हाट यू आर। और अभी तो साल शुरू हुआ है, तो ज़रूर आप ये प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी ज़रा हम साफ आबो हवा की बात करेंगे। अस्तोर चलेंगे और वहाँ पे शदीद सर्दी पड़ रही है। शहरी इलाकों में -8, कलाई इलाकों में -15। What is this -8 and -15? -15 रफ़ीउल्लाह अफरीदी, खून जमा देने वाली सर्दी से हमारे लिए। तो अब आप ज़रा इसको देखें और ज़रा जम जाएं। स्टोर में सर्दी की जो शिद्दत है उसमें बदस्तूर दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। यहाँ खून को जमा देने वाली सर्दी ने
हर शे को जमा के रख दिया है। यहाँ जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे ये यशलितो नाला, जो कि गर्मियों में इंतहाई डेंजरस ताकतवर नाला कहलाता है, और यहाँ पे इस वक्त मेरे पीछे ये बिल्कुल फ्रीज हो चुका है, मुंजमद हो चुका है, और यहाँ पे आबशार जम चुका है। दूसरी तरफ यहाँ पे जारी शदीद सर्दी की वजह से, खून को जमा देने वाली सर्दी की वजह से DHQ अस्पताल समेत मुख्तलिफ सेहत के मराकज़ के ऊपर भी मौसमी बीमारियों को लेके बड़ी तादाद में मरीजों का रश है। ख़ासकर अस्कोर के दूर आफ्ता और बालाई इलाकों से बड़ी तादाद जो है वो DHQ की तरफ रुख कर रही है, और वहाँ पर भी डॉक्टरों के मुताबिक नमूनिया और गले के साथ साथ मुख्तलिफ जो मौसमियाती बीमारियाँ हैं उसमें इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बुजुर्ग हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पे बड़ी तादाद में यहाँ आ रहे हैं। इट इज़ सो कोल्ड। अब मैं वहाँ नहीं हूँ, लेकिन देख के पता चल रहा था वो आबशार वाला जो पानी गिर रहा है वो ड्रॉपलेट्स भी जमे हुए थे। अच्छा, आपको बताना है, हम अपनी फॉग का बता रहे थे, तो लिहाजा एयरपोर्ट जो है ना वो वहाँ फ़्लाइट ऑपरेशंस बहुत मुतासर हुई। हम कराची की बात कर रहे हैं, सुबह से बहुत फॉगी है, और कुछ लोकल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं 7 फ्लाइट्स वो भी मनसूख हुई हैं। अच्छा, देखिए जो हमारे खत्ते में हो रहा है ना, या हो सकता है, वी रियली नीड टू हैव एन आई ऑन इट, और ख़ासतौर पर विज़ावी ईरान की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज अ लॉट इज़ हैपनिंग, और पोटेंशियली कुछ हमला वगैरह भी हो सकता है, लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे। ईरान पर अमरीकी हमले के साए बदस्तूर मंडला रहे हैं, और ख़ित्ते में जंग ना हो पसे पर्दा तो ऑब्वियसली सफारतकारी भी चल रही है। ख़ास तौर पर सऊदी अरब, कतर और ओमान की जानिब से अमरीका को इस इक़दाम से बाज रखने की कोशिशें जो हैं वो डेफिनेटली हो रही हैं। सो देयर इज़ सम मीडिएशन, सम टॉक्स गोइंग ऑन। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान पर मुमकिन नए हमले के ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। अमरीकी बमबार तैयारे जदीद तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब हो सकता है पे बात हो रही है। ईरानी पासदारान इनकलाब, बसीज फोर्स और पुलिस को निशाना बनाया जा सकता है, जबकि मगरबी फौजी हुक्काम के हवाले से बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स ने बड़ा दावा किया है। खबर एजेंसी के मुताबिक मगरबी फौजी हुक्काम का कहना है कि तमाम इशारे हैं कि ईरान पर अनकरीब हमला होने वाला है, और ये फौजी कार्रवाई आइंदा 24 घंटों में भी की जा सकती है। तहम गैर मुतवक्केपन अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा है। सो you know it is not predictable still it is not, but of course इशारे मतलब आपने तो देखने हैं ना कि इंडिकेटर्स किस तरफ पॉइंट कर रहे हैं। इजरायली हुकाम के हवाले से भी कहा गया है कि सदर ट्रंप ने ईरान में मुदाखलत का बज़ाहिर फैसला कर लिया है, ताहम हमले का दायरा और उसका वक्त जो है वो वाज़े ऑब्वियसली होना बाकी है। और वो क्यों वाज़े होगा, और इट्स ऑल अबाउट द सरप्राइज एलिमेंट। तो ईरान से अमरीका के सफारती राब्ते मुअत्तल हैं, ये तो आपको पता ही है, लेकिन सदर ट्रंप के हालिया बयान को किसी हद तक हौसला अफजा भी माना जा सकता है। और उन्होंने हालिया बयान में कहा है कि अहम ज़राए से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक ईरान में हलाकतें जो हैं ना वो रुक गई हैं और फांसियां नहीं होंगी। सो दैट इज़ गुड। और आज बहुत सी फांसियों का प्रोग्राम था, अब वो नहीं होंगी, और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बहुत नाराज़ होंगे। ये उनकी साइड से जो बात हो रही है। ईरान में आपको पता है पर्टिकुलरली दहशतगर्दी के मामलात को लेके, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात को लेके बहुत सख्ती है। सो क्या फांसियां नहीं होंगी? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईरान का तो अमल देखना होगा सबको, और अमरीका का कहना है कि हम देखेंगे, जांचेंगे, लेकिन हमें मोतबर ज़राए से अच्छा बयान मिला है। चलिए, अगर ऐसा है तो बड़ा हौसला अफजा है। इससे पहले ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो वो सख्त तरीन कार्रवाई करेंगे। तो इससे पहले भी आपको बता दें कि सीनियर ईरानी एहलकार ने खबर रसा अदारे से गुफ्तगू में कहा है कि ईरान ने मशरक़ वस्ता में अमरीकी इत्तेहादी मुल्कों को पैगाम भेज दिया है कि अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी जो अड्डे हैं उनको निशाना बनाएगा। मतलब हो सकता है ना ऐसा। और यही तो इसी तनाज़ुर में सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, या दीगर जो मशरक़ वस्ता में मुल्क हैं जहाँ पे अमरीकी प्रेजेंस मौजूद है,
उन्होंने भी सदर ट्रंप की अमेरिका से कहा है कि ईरान पर हमला ना किया जाए। फिलहाल अच्छा चलें आप इस पे हम लोग बात करते हैं बिकॉज वी नीड टू नो मोर अबाउट वेयर दिस थिंग इज गोइंग। सैयद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया, चेयरमैन पाक चाइना इंस्टीट्यूट हैं। सेनेटर साहब थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो देखिए जब हम ईरान के हवाले से कोई भी बात करेंगे तो एसेंशियली हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम कितने सेफ हैं और हम ना कहीं इन्वॉल्व हो जाएं इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में। इज देयर एनी चांस इवन टू जस्ट बिगिन विद कि हम न्यूट्रल रह सकें किसी तरीके से, या फिर एक्चुअली दिस इज द टाइम वेयर वी नीड टू टेक साइड्स? Assalamu alaikum ji, and good morning to all your Good viewers morning. from a very bright and sunny Islamabad. It's always a pleasure आपके प्रोग्राम में early in the morning. मेरे ख्याल में न्यूट्रलिटी का ऑप्शन डिफिकल्ट लगता है। We stood by Iran, माजी में भी जब ईरान के खिलाफ जारियत हुई, क्योंकि ईरान में जो हालात होंगे, ईरान की सालमियत का ताल्लुक पाकिस्तान के इस्तेहकाम से भी है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर रजीम चेंज की कोशिश कामयाब होती है तो then you have the Israeli border in Taftan and you have the Indo-Israeli axis। तो वो हमारा राइट और रॉन्ग का जो इशू है, पैलेस्टाइन हो या ईरान हो, हमने वो क्लियर स्टैंड लिया है और हम ईरान के साथ खड़े होंगे पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली। एंड लेकिन हमारी ये भी कोशिश है जो माजी हमने की है, जैसे आपने अभी फरमाया वो कुछ ममालिक का, मेरे ख्याल में 3 ममालिक हैं जिनके कायदीन इसको रोक सकते हैं। आपने सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान का जिक्र किया, मैं कह देता हूँ, नाम ले लेता हूँ। एक तो ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल जो जिनका असर ट्रंप व्हाइट हाउस में भी है और तेहरान में भी है। फिर सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान MBS, वो दोनों तरफ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। और तीसरे हमारे दरीना दोस्त सदर तुर्की है रजब तैयब अर्दोगान। अगर 3 ये मुश्तरका कोशिश करें और या अलग-अलग कोशिश करें तो मेरे ख्याल में जैसे आपने भी फरमाया कि इट इज नॉट फुली प्रेडिक्टेबल बिकॉज ट्रंप हिमसेल्फ इज अनप्रेडिक्टेबल। तो ये बात रुक सकती है, ये जंग जो है और जारियत जो है रादर। मुशाहिद साहब, अब इन हालात में जो हालात बने और उसके बाद अमेरिका का जो रद्द अमल, क्या लगता है आपको अमेरिका क्या हासिल करना चाहता था, क्या हासिल करना चाहता है अभी एट दिस स्टेज? क्या ईरान में रजीम इतनी कमज़ोर है कि उसको बदला जा सके, चेंज किया जा सके? फिर इब्तिदा में इत्तला आई थी, सदर ट्रंप से ही पूछा था सहाफ़ी ने, उन्होंने रज़ा पहलवी से मुलाकात का कोई इम्कान रद्द कर दिया था, लेकिन उनकी कुछ सीक्रेट मुलाकातें भी हुई हैं दीगर ओहदेदारों से। सो क्या आपको लगता है यहाँ से चीज़ें किस तरफ जाएंगी, किस तरफ जा रही हैं? पहली बात तो बी वेरी क्लियर, ईरान इज नो वेनेजुएला। अच्छा, उसके बाद ट्रंप के चूंकि हम उनकी स्टेटमेंट्स की भी बात कर रहे हैं, इस किस्म की भी अनाउंसमेंट्स करना कि हेल्प इज़ ऑन द वे, मतलब ईरान में ऑब्वियसली इतने प्रोटेस्ट वगैरह जो इतने पिछले कुछ दिनों से हो रहे हैं, उसमें ऐसी एक वॉइस आ जाना कि हम तुम्हारी मदद को आएंगे, और ये भी कहना कि आप कब्जा कर लें। हाँ, मतलब ये उकसाने वाली बात में भी आता है। नॉट दैट वुड बी अ सरप्राइज, मतलब इस किस्म की स्टेटमेंट्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ट्रंप और एनीवेयर एल्स फॉर दैट मैटर। लेकिन ये नई जो एक सिचुएशन बनी हुई है उसमें ये कहना कि जी हम आ रहे हैं तुम्हारी मदद के लिए, इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिविजन्स एज वेल, बिकॉज आपको पता है कि अनरेस्ट भी है और अनसर्टेनिटीज भी हैं। मुशाहिद साहब, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू अगेन, प्लीज आप से हम बात करना चाहते हैं बिकॉज हम मुस्तफीद होना चाहते हैं आपकी नॉलेज और आपके तज्जिए से, लेकिन हम शुड वी वेट, क्योंकि हमारे पास हमारे एक और गेस्ट भी हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं, फिर सेंटर साहब से हम बात करेंगे थोड़ी देर में। सो वी हैव विद अस डॉक्टर आदिल नजम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सभी ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात कभी भी वैसे तो ठीक नहीं थे, लेकिन अरसा दराज से ऐसा चला आ रहा है, और आजकल क्या तब्दीली आई आपको लगता है हालात व वाक़यात में कि दिलचस्पी इतनी बढ़ गई और यहाँ तक नौबत आ गई जहाँ पे आई हुई है? जी बिल्कुल दुरुस्त कि ये एक लंबी कहानी है। ऐसा नहीं है कि आज कुछ हो गया ईरान में कि जिसकी वजह से अमेरिका कूद पड़ा, या ये जो कशीदगी और दोनों तरफ है, ईरान के लिए अमेरिका और अमेरिका के लिए ईरान, जो है वो एक विस्टल चैलेंज है, तकरीबन जैसे आप भारत और पाकिस्तान समझ लें, उससे भी कहीं ज़्यादा। और ये बहुत अरसे से है, सर्टनली शाह ईरान के बाद से, जब से इस्लामिक गवर्नमेंट आई ईरान में तब से। तो एक तो रीज़न ये खुद ही है कि वाई इज़ दिस हैपनिंग नाउ, इसका एक रीज़न ये है कि इतनी बड़ी कशीदगी है और अमेरिका
अमेरिका के लिए इतना अहम है कि इस रजीम को चेंज कर ले, क्योंकि ये रजीम उनको याद दिलाती है उनकी एग्जिट को एक तरह से। तो ये बजाते खुद एक रीज़न है, और हमेशा जब भी ईरान में कुछ होगा उसको अमेरिका देखेंगे कि उसको यूज़ करने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज़ जो है वो रीज़न डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पर्सनैलिटी। एक तो आपने वेनेजुएला में देखा कि उनको अब एक वो हल्लाशेरी भी मिल गई, एक सेंस ऑफ सक्सेस मिल गई कि जी मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मेरी इतनी पावर है। उससे पहले उन्होंने ईरान पे अटैक किया, उसका कोई रिएक्शन दुनिया से नहीं आया। सो ही इज़ फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और कॉन्फिडेंट के अलावा जो उनका वो एक ग्लोबल पर्सोना बनाना चाह रहे हैं कि मैं बड़े मसले हल कर सकता हूँ, और उनके नज़र में, अमेरिका की नज़र में, ईरान की रजीम चेंज दुनिया के सबसे बड़े मसलों में से वो बेसिकली मशरिक़ वस्ता हल करने के बाद अगर कोई गोल है तो वो ये है कि ईरान में जो है इस रजीम को ख़त्म किया जाए। तो उस तरह से ही थिंक्स कि हियर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनका जो 30 मार खान वाला आइडिया है उसमें एक और नॉच मिल जाता है ना कि मैंने इतनी जंगें ख़त्म की और मैंने तो ईरान में भी चेंज कर दिया जो मुझसे पहले कोई नहीं कर सका गोल के हिसाब से। और आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, वो नेतन्याहू। ये जंग ट्रंप की है तो है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा नेतन्याहू और इजराइल की। और अगर आप देखें पिछले साल में सबसे ज़्यादा मुलाकातें किसकी हुई ट्रंप से? नेतन्याहू की हुई। ही हैज़ टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड एट मैनिपुलेटिंग डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप साहब यकीनन कान के कच्चे हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ नेतन्याहू हैज़ बीन एबल टू परसुएड हिम कि उनका जो गोल्स हैं उसको ट्रंप एम्पलीफाई करे। और यहाँ हम यही देख रहे हैं, ना सिर्फ ईरान में, और कर भी रहे हैं नेतन्याहू के गोल्स। डॉक्टर आदिल नजम, यही तो सारी सवाल ये भी तो है कि क्यों, क्योंकि ये तो जंगें ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। अब ये पूरे खित्ते में इतना अनरेस्ट अगर इनकी मुदाखलत से हो जाए तो वो तो इट नेगेट्स द होल आइडिया। ये बताएं कि अब ट्रंप साहब के इरादे जो भी हों उन पर अमल के लिए उन्हें मशरिक़ वस्ता में अपने इत्तेहादियों की मदद, अपने अड्डे वगैरह चाहिए होंगे। ईरान के खिलाफ ऐसी बराह रास्त कार्रवाई में किसी मुल्क का यूं शरीक होना, ये इट डजंट लुक पॉसिबल। मतलब ये इतना आसान नहीं होगा, और ख़ासतौर पर चाइना और रशिया तो ऑलरेडी वॉर्न कर रहे हैं अगेंस्ट इट। तो फिर ट्रंप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? मतलब क्या ऑप्शंस हैं उनके पास भी? आपका सवाल अच्छा है, बट आई होप ऐसा ही होता। मेरे ख्याल में ऐसा है नहीं, ट्रंप साहब की नज़र में कम से कम नहीं है। आई डोंट थिंक कि ही थिंक्स कि उनको किसी और की मदद की ज़रूरत है। देखिए ना, उनके जहन में तो ये है कि मैंने जब करना था तो मैंने अमेरिका से मिसाइल भेजा और उसने जाके ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में। तो उनका तो जोम ही ये है कि मैं और मेरे पास जो अमेरिकन कुव्वत है फौजी, वो इतनी बड़ी है कि नाउ आई डोंट नीड एनीवन। इसलिए तो कहते हैं मुझे इंटरनेशनल लॉ की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के साथ की भी ज़रूरत नहीं है, मैं बस वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, और मैं वो कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। तो एक तो इसका जवाब ये है कि आई डोंट थिंक ही सीज इट लाइक दैट। हम चाहे स्ट्रेटेजिक उसका रीज़न बना लें, लेकिन उनकी नज़र में ही कैन एंड विल डू व्हाट ही वांट्स टू डू। और दूसरी चीज़ ये कि इन अ वे जो उनको सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है किसी की, या जिसकी इंटेलिजेंस की, जिसकी टेक्नोलॉजी की, जिसकी स्पाइज ऑन द ग्राउंड की, वो इजराइल है और वो क्लियरली उनके साथ है। सो आई डू नॉट थिंक कि ट्रंप साहब के जहन में ही फील्स हैंडीकैप्ड अबाउट दिस व्हाट्सएवर। जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल में कर तो वो काफ़ी कुछ सकते हैं। देखिए, बूट्स ऑन द ग्राउंड प्रोबेबली नॉट। हवाई हमले, अटैक प्रोबेबली ईजिली डन। इजराइल ने ये साबित कर दिया है पिछले साल में कई बार कि वो जहाँ चाहता है, जिस वक्त चाहता है, वो कर सकता है। उसके पास वो एबिलिटी है, और ईरान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको उस तरह रोक सके। लेकिन और भी इसके अलावा चीज़ें ना, हमने पिछले साल में जो टारगेटेड असैसिनेशंस देखी, हमने जो टेक्नोलॉजी का यूज़ देखा, पैलेंटियर जैसी टेक्नोलॉजी, पैलेंटियर मेरे ख्याल में सबसे खौफनाक कंपनी है इस वक्त दुनिया की, उसके हवाले से और दूसरों के हवाले से कि किसी का फ़ोन फट जाना, किसी के पास आपकी ऐसी AI इंफॉर्मेशन होनी कि आप किसी लीडर को निकाल सकें, तो उस तरह भी कर सकते हैं। और अगर गोल जो है रजीम चेंज का सिर्फ ये नहीं है कि रजीम ही बदल जाए और शाह ईरान जैसा कोई जो है वहाँ आ जाए, जो मेरे ख्याल में नहीं होगा, लेकिन चेंज ये है कि इस रजीम को वीकन करते जाओ, और इसके अंदर ही अगर रजीम के अंदर से भी कोई चेंज होती है तो हर तब्दीली के बाद एक वीकनिंग भी तो होती है ना, एक नया लर्निंग कर्व भी होता है। तो उस लिहाज से देयर इज़ द एबिलिटी टू प्रोबेबली मैनेज इनफ
आदिल नजम, जो आपने बात की है ना बूट्स ऑन द ग्राउंड, और आपको लग रहा है ये नहीं होगा, तो इसकी तो ज़रूरत भी नहीं है। अब तो हमने देख लिया है, इनफैक्ट इफ़ एनीथिंग तो ये तो काम मज़ीद ख़राब हो जाता है। इनसाइड अमेरिका ये पसंद नहीं आएगा कि हमारे जो फौजी हैं वो उधर क्या कर रहे हैं, एंड दे डोंट नीड टू। बट जो करना चाहें वो, जो अचीव करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। वो कर भी लेते हैं दोबारा ज्वाइन कर लिया है, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब इंतज़ार के लिए। हम डॉक्टर आदिल से मीनवाइल ब्रीफली गुफ्तगू कर रहे थे। बताइएगा शाह साहब, क्या अचीव करना चाहता है इस मौके पर अमेरिका? क्या रजीम चेंज ईरान में एट दिस स्टेज पॉसिबल है? नहीं तो बस कमज़ोर करने की एक और कोशिश है और फिर ज़ाहिर है इंतज़ार किया जाएगा एक और मुनासिब वक्त का? नहीं, मेरे ख्याल में उनकी कोशिश यही है कि अनफॉर्चुनेटली ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट के बजाय इजराइल फर्स्ट एजेंडा अडॉप्ट कर लिया है, जो उसके मेगा बेस को भी डिफिकल्ट है और उसके लिए भी नुकसानदेह होगा। और कोशिश यही है कि रजीम चेंज किया जाए, लेकिन रजीम चेंज मुमकिन नहीं है मौजूदा हालात में, क्योंकि ईरान, जैसे मैंने कहा था, इज नो वेनेजुएला। ईरान में एक फंक्शनिंग सिस्टम है, उनका सपोर्ट बेस भी है। अभी डिस्टेबलाइजेशन हो रही है और डिमोनाइजेशन और ख़ास तौर पे ये जो मीडिया के हवाले से बहुत डिसइंफॉर्मेशन भी चल रही है। बट दे वांट टू वीकन ईरान, क्योंकि रोल मॉडल क्या है उनका? सूडान, सीरिया, सोमालिया, लीबिया। मुसलमान ममालिक जो कमज़ोर है, जो खड़े हो सकते हैं, उनको कमज़ोर करो एंड देन फ्रेगमेंट करें। फ्रेगमेंटेशन भी है, तकसीम भी है। तो इसलिए पाकिस्तान को ये बड़ा खतरा है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा होता है तो इट अफेक्ट्स आवर 900 किलोमीटर बॉर्डर। बलूचिस्तान इतना सेंसिटिव प्रोविंस है जो हम शेयर करते हैं ईरान के साथ। तो ये इस वक्त कोशिश उनकी ये है, कमज़ोर करें और फिर ब्रिंग देम टू देयर नीज, क्योंकि ईरान तो एक मुल्क खड़ा तो हुआ है ना अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने, एंड वो उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। लेकिन उनको खौफ भी है कि ईरान कैन हिट बैक, और ईरान अमेरिका को भी नुकसान कर सकता है और इजराइल को भी। तो इसलिए थोड़ी सी वो हिचकिचाहट कह लें या रिजर्वेशन कह लें वाशिंगटन में है। इवन द वाइस प्रेसिडेंट इज सेइंग, जेडी वैंस, कि डिप्लोमेसी को चांस दें। तो इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन तैयारी पूरी है इनकी टू ट्राई टू इंजीनियर रजीम चेंज और डिवाइड करें रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को आर्मी के साथ, ताकि वो आर्मी के अंदर से कोई कू डेटा कर सकें, जो 1953 में इन्होंने किया था CIA ने, टू इंस्टॉल शाह ऑफ ईरान। ऑफ कोर्स इट वुड हेल्प देयर कॉज। अगर बीच में से कोई म्यूटनी, कोई इस किस्म की चीज़ निकल आए, दैट वुड एब्सोल्युटली हेल्प देम। थोड़ा सा हट जाएंगे इस टॉपिक से, लेकिन शायद रिलेटेड ही हो। मुशाहिद साहब, अब अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीज़े का अमल जो है वो मुअत्तल कर दिया है। वेयर डू यू थिंक दैट इज़ कमिंग फ्राम? मतलब इसके अंदर अरब ममालिक हैं, अफ्रीकन ममालिक है, पाकिस्तान तो है ही है, क्या सोच है इसके पीछे? नहीं, लेकिन आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड एंड इट शोज डबल स्टैंडर्ड्स। देखें जी, जो 3 बड़े ममालिक हैं जिनके इलीगल माइग्रेंट्स हैं अमेरिका में, वो कौन है? नंबर 1 मेक्सिको, नंबर 2 अल साल्वाडोर एंड नंबर 3 इंडिया। और इंडिया के 7.5 लाख इलीगल माइग्रेंट्स हैं, और आपने देखा उनके जहाज भी आते रहे। इन तीनों ममालिक का ये 75 के लिस्ट में तो नाम ही नहीं। आप लिस्ट देख लें, ना मेक्सिको है, ना अल साल्वाडोर है, ना हिंदुस्तान है। तो हमने बेचारों ने क्या कसूर किया, हमें भी डाल दिया उसमें। और मेरे ख्याल में ये बड़ी ज्यादती है, एंड वी शुड टेक इट अप विद द स्टेट डिपार्टमेंट। दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स, और मुझे लगता है कि एक काफी हद तक इट्स आल्सो पॉलिटिकली मोटिवेटेड, क्योंकि ज्यादातर वो ममालिक हैं जो सफेद, वो जो उनके साथ पूरी तरह नहीं है, या who are non white, shall we say. I'm sorry to say that. लेकिन मुशाहिद साहब, अभी पिछला जो साल गुजरा है 2025, हमें लग रहा था कि हमने बड़ा एक फासला जो है वो कवर किया है, तय किया है, टू बी क्लोजर बाय वर्च्यू ऑफ आवर ओन एफर्ट और नॉट, चले सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए, टू बी क्लोजर टू द US। पिछले कितने सालों में हमारी वो वाली क्लोजनेस नहीं हुई जो हमने 2025 में देखी। अपेरेंटली दैट हैड नो इफेक्ट। हमारा नाम फिर भी इस लिस्ट में है, particularly in comparison to India, because वहां तो जो मौका मिल रहा था वो उन्हें सुना रहे थे लगी लिपटी रखे बगैर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है, and I think there's a dichotomy, and you will understand because आपकी एक sophisticated understanding है। We are very close to President Donald Trump, but the American system has lot of Indian ingress. वो हमारे साथ नहीं है। American system is still pro India, Trump is pro Pakistan. So let's differentiate Trump from the American system. ये जो हुआ है ना 75 की लिस्ट, ये अमेरिका की जो सिस्टम है, स्टेट डिपार्टमेंट, ब्यूरोक्रेसी, जिसमें भरे हुए हैं इंडियन अमेरिकन भी और इंडियन लॉबियस्ट भी, वो उन्होंने किया है। तो ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए तो ट्रम्प और अमेरिकन सिस्टम बड़े अलाइंड लग रहे हैं इन दैट केस। Trump and I would say the Israeli lobby.
टू बी वेरी That's एंड द right. न्यूकॉन्स, हाँ वो इजराइल लॉबी ने काबू कर लिया। ट्रम्प को इट विल कॉस्ट हिम वेरी मच। अगर ये करता है ये काम तो ही विल लूज द मिड टर्म इलेक्शंस इन 2026। बी वेरी क्लियर, मार्क माय वर्ड्स। ये इट विल बूमरैंग, ये बैकफायर करेगा। ईरान ऑपरेशन जो है ना, ही इज गोइंग टू फार। वो वेनेजुएला में आपको क्या लगता है ईरान का रिस्पांस क्या होगा? फांसियां देने की जो बात है पर्टिकुलरली मुजाहिरीन और तशद्दुद, वो वहां तक जाएंगे या रुक जाएंगे? दे माइट, फांसियों का वैसे इशू इन्होंने एग्जैजरेट कर दिया। वो तो अमेरिका में उन्होंने वो बेचारी रेनी गुड को गोली मार दी थी एक खातून ने, जो आइस एजेंट्स ने, किसी ने शोर नहीं मचाया। शी वाज किल्ड इन कोल्ड ब्लड, इज वर्स देन अ हैंगिंग। ये तो फिर भी कोर्ट ट्रायल होता है, तो वो डबल स्टैंडर्ड्स उनके चल रहे हैं। लेकिन ईरान के लिए देखें जी, इट्स अ डू और डाई मोमेंट। उनको पता है कि सबसे बड़ी थ्रेट 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद अब ईरान के लिए आई है। दे हैव नो अदर ऑप्शन। उन्होंने किश्तियां जला दी हैं। दे विल फाइट टू द एंड एंड इट्स अ डू और डाई मोमेंट। उनका सिस्टम, उनका रहबर, उनकी आर्मी, उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उनके सारे जो नेशन है, आई थिंक द बाय एंड लार्ज द नेशन इज यूनाइटेड ऑन दैट इन माय व्यू। अच्छा मुशाहिद साहब, एक लास्ट सवाल, क्या हम पाकिस्तान इस पोजीशन में है विद एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन ईरान राइट नाउ, और ऑफ कोर्स अमेरिका का थ्रेट एंड ऑल, टू बी इन अ मीडिएटिंग पोजीशन? हम कतर और ओमान के नाम तो सुन रहे हैं, क्या पाकिस्तान भी इस पोजीशन में आ सकता है जहां कोई मीडिएशन हो, कोई बेहतरी लाने के लिए? ऑब्वियसली आफ्टर ऑल वी आर द नेबर एंड वी आर इन द रीजन। बिल्कुल, यस, व्हाई नॉट? बिकॉज आप एक सी, ट्रम्प कहता है माय फेवरेट फील्ड मार्शल, ही लाइक्स हिम, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी है। ही इज टॉकिंग, हमारा एज अ फ्रेंड ऑफ ट्रम्प वी शुड टेल हिम कि जनाब ट्रम्प साहब, ये ऐप दलदल में फंस रहे हैं, आपको ट्रैप किया जा रहा है, डोंट डू दिस। पिछली दफा भी हमने ये मशवरा दिया था रजीम चेंज के खिलाफ, उन्होंने मशवरा मान लिया था, तो व्हाई नॉट? एंड वी शुड कोऑर्डिनेट विद MBS एंड प्रेसिडेंट अर्दोगान। मेरे ख्याल में हम ये काम रोक सकते हैं। नथिंग इज इनएविटेबल, एज यू सेड आल्सो, मिस्टर ट्रम्प इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है यू टर्न करना। तो लेट्स एंश्योर अ यू टर्न ऑन दिस इशू आल्सो। हमारे इंटरेस्ट में भी है, उनके इंटरेस्ट में भी है, और ईरान के इंटरेस्ट में भी है। और ईरान तैयार है पीस के लिए जी, ईरान तैयार है अमन के लिए। और हो सकता है इस एपिसोड के बाद कोई नेगोशिएशन और कोई डील की राह भी हमवार हो जाए और मजीद वाज़ेह हो जाए। देखिए जी, बॉटम लाइन है, ईरान ने क्या दिया, वी आर नॉट मेकिंग द बॉम्ब। ये अमेरिका चाहता है, ये ईरान ने ऐलान भी किया है, तो एक एग्रीमेंट का बेसिस तो बन गया है ना जी, कि वो बॉम्ब नहीं बना रहे और नहीं बनाना चाहते। तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। ये तो है ना बुलिंग है, दिस इज बुलिंग एंड दिस इज बीइंग एन इंपीरियलिस्ट कंट्री। कहा ठीक है, जिसकी लाठी उसकी बैट हैंड्स, माइट इज राइट। This doesn't work. This is the 21st century. Thank you so much. We would love to continue this discussion, लेकिन that is all the time we have. बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन साहब, चेयरमैन पाक चाइना इंस्टीट्यूट। हमें भी बीच में वैसे एक्चुअली, और आलमी मंडी में सोना ऊपर से ऊपर जाता ही जा रहा है। माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। पाकिस्तान में सोना बस 5 लाख से कुछ ही फासले पर मौजूद है। मौजूदा कीमत 4,87,000 रुपये फी तोला है। और हुकूमतें सोने की मार्केट को टैक्स नेट में लाने के दावे बहुत करती हैं, लेकिन बस ये दावे ही रहते हैं हमेशा की तरह। माशी माहिरीन के मुताबिक अगर 4-5 साल पहले सोने की मार्केट की डॉक्यूमेंटेशन कर ली जाती तो कौमी खजाने को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। क्यों इन रेट्रोस्पेक्ट सारी बातें करते हैं? अगर हम ये कर लेते तो, अगर हम वो कर लेते, भाई नहीं किया, आगे चलो। और अभी भी नहीं करेंगे, अभी भी नहीं करना। सितंबर में मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में सोने के कारोबार के लिए कोई रेगुलेशन, ज़वाबित और तरीक़ाकार वैसे कोई है ना। स्ट्रेंज बात, एक्चुअली बहुत से लोगों को तो शायद ये पता भी ना हो, बिकॉज एक असम्पशन होती है, मतलब ये तो हो ही रहा होगा आपके मुल्क में, इट इज एन अनडॉक्यूमेंटेड मार्केट, जिसकी वजह से ताजिर ज्यादातर कैश में काम करते हैं। कीमतों में भी कोई शफाफियत नहीं है। FBI हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता साल मुल्क भर से, कंसीडरिंग इट्स अनडॉक्यूमेंटेड, देयर इज सो मच गोल्ड, हाँ, सो मच गोल्ड है, मतलब कंसीडरिंग इट्स सबकॉन्टिनेंट जहां पीपल आर ऑब्सेस्ड विद हैविंग ज्वेलरी एंड गोल्ड, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये हमारे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, इट इज़ एन ऑब्सेशन लिटरली। सो पिछले साल 60,000 ज्वेलर्स का डेटा जमा किया गया, जिनमें से सिर्फ 21,000 रजिस्टर्ड हैं। ताजरों को टैक्स रिटर्न्स जमा कराने पर FBR नोटिस जारी करता है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ हासिल हुसूल होता नहीं है। एक तासुर यह है कि जिन लोगों के पास सोना है वो मौजूदा हालात को सुनहरी मौका समझते हुए सोना फरोख्त करने को शायद तरजीह दें और इस सेक्टर से कौमी ख़जाने का दामन खाली ही रहे। तो अगर हुकूमत जी आज भी इस पर संजीदगी से कुछ सोच ले तो भी कुछ ना कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन देन अगेन
सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? अभी तक जो काम नहीं किया वो इतनी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर नहीं होगा। आलमी मार्केट जो है, आलमी हालात पर्टिकुलरली ईरान पे जंग का खतरा मंडला रहा है। इससे पहले जो भी जंगें होती हैं हमेशा इन कमोडिटीज की प्राइसेस में इजाफा ही होता है। रियाज एंडी से पूछते हैं। रियाज, ये सोने की कीमत बढ़ने का ट्रेंड क्या इस साल भी जारी रहेगा? क्योंकि जाहिर है इसकी बहुत सी वजूहत थी, जिसमें आलमी हालात भी हैं, यू नो द डिफरेंट कंट्रीज वर इन्वेस्टिंग एंड एक्यूमुलेटिंग गोल्ड एज वेल। सो इस साल भी 2026 के लिए भी यही प्रेडिक्शंस हैं? बिल्कुल, जो बड़े इन्वेस्टमेंट हाउस हैं, जो बैंक्स हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि 5,000 ये हो जाएगा। पहले तो गोल्डमैन सैक्स ने ये बात की थी, लेकिन अब ये सिटी क्रॉप जो है वो भी ये बात कर रहा है, सिटी ने भी ये बात की है कि 5,000 हो जाएगा। लेकिन ये के साथ में एक होप भी आई है कि जो आलमी हालात हैं इस वक्त जो कशीदा है वो हमेशा ऐसे नहीं रह सकते। तो बहुत मुमकिन है कि वहाँ पर भी हम कुछ देखें आगे जाते हुए कि कुछ बातचीत का सिलसिला हो। एंड अगर वो टेम होता है तो फिर बहुत पॉसिबल है कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा रिवर्स कर सकती है, बिकॉज 2100 का जो लेवल इसने ब्रेक किया था मार्च 2024 में, उसके बाद ये कंटिन्यूसली राइज कर रहा है और 4,600 पे हम पहुंचे हुए हैं। तकरीबन डबल हो चुका है 2 सालों के अंदर, 2 महीनों में ये हो जाएगा। एंड इस वक्त भी अराउंड 4,600 के करीब है। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था अमेरिका में, तो ये बहुत ख्याल किया जा रहा था कि जो टैरिफ लगाया है उसके ऊपर कुछ रूलिंग आएगी, लेकिन वो बिल्कुल इग्नोर कर गए। तो मार्केट के अंदर जो एक सर्च था वो थोड़ा सा थमा है, आज मार्केट थोड़ा सा नीचे आई है। लेकिन ओवरऑल यस, वो जो मार्च 2024 के अंदर जो ब्रेकआउट था उसके बाद मार्केट एक ऊपर जा रही है। एंड आई थिंक इसे कंटिन्यू करना चाहिए। 5,000 का लेवल मोस्ट लाइकली फरवरी तक मेरा जो एक अंदाजा है हम देख लेंगे, ये $5,000 फी आउंस का लेवल। अच्छा रियाज एंडी, अब हम ये बात तो कर चुके हैं बहुत बार कि अनडॉक्यूमेंटेड एक हमारी इकोनॉमी का हिस्सा है सारा गोल्ड, तो रेगुलेट कैसे होता है ये? मतलब इसकी रेगुलेशन क्या होती है? प्राइसेस डॉलर में जब ऊपर जाती हैं कहीं अब्रॉड तो हम भी उसको ऊपर कर देते हैं। एंड ये हम पे है या फिर लूजली, क्योंकि हुकूमत का तो इसमें कोई इतना अमल दखल है नहीं, तो हु डिसाइड्स, हु रेगुलेट्स इट? देखिए, एक वाकया हुआ था जिसके अंदर कोई 40 अरब का एक ज़माना था कि हम पहले बाहर से सोना मंगवाते थे और हमारे यहाँ वो क्राफ्ट होता था, जेवर बनता था और वो री एक्सपोर्ट होता था। एंड TDAP के अंदर ये केस है कि 40 अरब का सोना आया तो था, और इसके बाद फिर उसका क्या हुआ, और वो उस केस की वजह से सोने के ऊपर पाबंदी आयद की गई थी और उसके बाद कुछ नहीं है। और नवंबर का भी जो फिगर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, कोई सोना इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो ये बहुत ही अनरेगुलेटेड है। सबसे पहली बात ये है कि प्राइस जो है वो कौन देगा। इस वक्त तो और पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन एक रेट दे देता है आपको, और वो सिंपली ये करता है कि इंटरनेशनल जो भी रेट है उसको वो डॉलर की जो पैरिटी है डॉलर रुपये की, उसके साथ वो मल्टीप्लाई करके आपको बता देता है। तो इस वक्त आलमी मार्केट में जो $1 का इजाफा है वो हमारे यहाँ ट्रांसलेट होके कोई 100 रुपये बनता है तोले के ऊपर। तो ये इस वक्त का मैकेनिज्म है। लेकिन यस, जब उस पर टैक्सेस क्या होंगे, उसके इंपोर्ट करने का तरीका क्या होगा, कैसे आएगा, ये सारे सवाल तो पूरा मैकेनिज्म बनना है। एंड जो होप है, जो आपने बात की है कि जो हम पीछे क्यों बातें करते हैं कि ये नहीं हुआ वो हो जाता, वेरी राइट। अच्छी खबर ये जो है, जो मैं देख रहा हूँ पॉजिटिवली, वो ये कि किबारा हमने बनाया है वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और वो इसकी टोकनाइजेशन भी कर सकता है और आम आदमी तक भी पहुंचा सकता है। यानी अगर आप इस वक्त 1 ग्राम सोना लेने के लिए जाएं तो वो तकरीबन 41,000 रुपये का बनेगा, लेकिन अगर आप उसे 1 मिलीग्राम में ले जाएं तो वो 41 रुपये बन जाएगा। और अगर ये किसी तरीके से आप आम आदमी को पेश करें तो वो 100 रुपये में 2 मिलीग्राम सोना ले सकता है, एक्यूमुलेट करे, सेविंग करे अपनी, और एक लेवल पे जाने के बाद उसको ये ऑप्शन हो कि वो उसकी डिलीवरी ले सकता है। उससे पहले वो एक ऐप के ऊपर उसको ट्रेड कर सकता है। तो बहुत पॉसिबल है। एक ब्रोकरेज हाउस जो है वो आपको रियल एस्टेट टोकन के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसकी वजह से लोग अपने जो घर नहीं ले सकते वो भी ले पाएंगे। तो ये जो वर्चुअल एसेट में हम जा रहे हैं, ये बड़ी होप है इस वक्त, लेकिन उसको दिस इज अ ग्रेजुअल शिफ्ट और होपफुली
ये कामयाब हो शिफ्ट। अच्छा, अब रियाज एक और बात, हम ज़ाहिर है कहते हैं जी सोना इंपोर्ट तो हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी सोना आ रहा है, सोना बिक रहा है, सोने की ज्वेलरी बन रही है, लेकिन एट द सेम टाइम सोना इतना अनअफोर्डेबल हो चुका है कि पहले अपर मिडिल क्लास अपनी शादी ब्याह पे अपने एसेट्स के तौर पे इस्तेमाल करती थी सोना, अब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम एज वेल। और आप किसी भी बड़े शहर, छोटे शहर, हर जगह देख लें, सोने के कारोबार की एक लाइन से दुकानें होती हैं, मार्केटें हैं पूरी डेडिकेटेड। When the gold has become so unaffordable, तो ये कारोबारी अफराद भी तो बड़े मुतासिर हुए होंगे, क्योंकि खरीदारों की तादाद विजिबली कम हुई होगी। ठीक है, उनके एसेट्स की वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन एसेट बेच के अपना घर तो नहीं चलाएंगे वो। दिस इज ऑल्सो अ बिजनेस फॉर देम, दिस रन्स देयर फैमिली। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। और ये पूरी एक सप्लाई चेन थी जिसके अंदर ज्वेलर्स होते थे, इसको स्मेल्टिंग करने वाले लोग होते थे, जो ज्वेलर उसको बना रहे हैं कारीगर होते थे बहुत अच्छे। हमारे जो कंगन है कहते हैं वो बहुत पसंद किए जाते थे बाहर, हमारा काम बहुत अच्छा हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे ये महंगा हुआ और लोगों ने खरीदारी कम की तो वो आउट होना शुरू हुए। और इस वक्त भी ज्वेलर्स ये कहते हैं कि उनके पास ज़्यादातर वो काम आता है जो जिन लोगों के पास पहले से सोना मौजूद है और रेट इतना बढ़ गया है, तो वो आके उसे फरोख्त करते हैं ताकि वो अपनी जो ज़रूरतें एंड नीड्स है उसको पूरा कर सके। तो यस, यू आर वेरी राइट, और इसको डेफिनेटली इसको रिवाइव करना है। और ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है लेकिन अच्छी भी है, बिकॉज मैं फिर से कहूँगा कि ये जो वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी है ये बड़ी होप है, और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये सारी बात इसके ऊपर है। एंड इसके साथ ये भी कहते चलूँ कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 8 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ही है आखिर में। और ये अगर ऊपर जाती है ये नीचे भी आती है बहुत तेजी से, तो इसलिए संभाल के करें ना। आखिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि स्टेट बैंक के पास कोई 2000 आउंस सोना पड़ा हुआ है, उसकी मालियत $9.5 अरब हो गई है। तो ये एक सारे मामले में रिजर्व्स हमारे बेहतर हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका रियाज, थैंक यू सो मच। और जो आपने कहा है एट द एंड ऑफ द डे डेफिनेटली, मतलब अगर कोई सोना रख रहा है तो ये इन्वेस्टमेंट है, उसकी सिक्योरिटी है, वरना रुपये का तो हाल हम देख ही रहे हैं। तो लोगों ने जिन्होंने रखा हुआ है वो प्रेफर तो यही किया होगा ना कि हम सोने में ही रखें। और हमारे रूरल एरियाज में भी सोना काफी है बाय द वे, बिकॉज वो एक कुछ तो उन्होंने रखना है, तो सोना लोगों ने सेफ्टी सोने में ही है, वैसे पैसे में कहाँ है। अच्छा, अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के बाद पाकिस्तान में बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में आपको पता है ये खौफनाक हद तक इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल शिकायत के बावजूद तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिले से रोकने में नाकाम ही रही है, बल्कि ऐसे हक़ाइक़ भी सामने आए हैं कि इन ग्रोहों को अफगान तालिबान हुकूमत में बैठ कर अहम ओहदेदारों की हिमायत भी हासिल है। चलें जी, पाकिस्तान को मजबूरन अफगानिस्तान से होने वाली तिजारत तक बंद करना पड़ी है और पूरी कौम पर अब वाज़े हो गया है कि मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी की असल जड़ें जो हैं वो अफगानिस्तान में ही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन लॉन्चिंग पैड बनी है और पिछले दिनों खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से मंसूब बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिससे तासुर गया कि अफगानिस्तान को शायद क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस तासुर की नफ़ी की है। उनका कहना है कि वाज़े दस्तावेजी सबूत यानी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ जो है वो मौजूद हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। भाई उन्होंने कह दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि साबिक वज़ीर आला की हैसियत से वो तस्दीक कर सकते हैं कि सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। TTP अफगानिस्तान से पाकिस्तान और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रही है। उनके दौर हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में पेश आने वाले दहशतगर्दी के बहुत सारे वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्विस थे, तो वो मौजूदा को भी बता देते। फिर कुछ करना नहीं चाहिए था इफ़ यू हैड ऑल द एविडेंस। फिर और तो और हुमा मौलाना फजलुर रहमान ने भी किसी लगी लिपटी रखे बगैर साफ तौर पर कहा कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले इस्लाम की कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं, ये गुमराह लोग हैं। Goes without saying। ये लोग, जिसका हदीस में आता है कि ये अपने वक्त में उलमा को कत्ल करेंगे, दीनदारों को कत्ल करेंगे, तो हम इस मुल्क में देख नहीं रहे वो मनाजिर कि जगह जगह पर उलमा किराम को कत्ल किया जा रहा है। परसों तरसों इसी एक वजीरिस्तान में 1 साल के अंदर मेरा तीसरा आलिम दीन है जो जमीयत के लिए सुतून था, उसको शहीद कर दिया। बाजौड़ में बैक हमने 90 जनाजे उठाए।
इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि ये कुव्वतें जब इस किस्म की बातें करती हैं तो मौजूई अहादीस की बुनियाद पर करती हैं और अपने आप को मुसलमान बनाती हैं और दूसरों को काफिर बनाती हैं। और यही इनके बारे में हदीस में आया है कि ये लोग मुसलमानों को काफिर कहेंगे। ऐसे गुमराह लोग, सफ़ाक, मुजरिम, कातिल, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के लिए अगर पूरी दुनिया तबाह हो जाए वो इतना भारी नहीं पड़ता जितना एक मुसलमान का खून अल्लाह के नज़दीक भारी। आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा भी अपनी रिपोर्ट में वाज़े तौर पर अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी ग्रुप्स जो हैं उनकी ना सिर्फ तस्दीक कर चुकी है बल्कि ये भी बताया गया है कि दहशतगर्द गिरोह जो हैं वो यहाँ से पाकिस्तान जाकर हमले करते हैं। और यही नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा ने पिछले माह सलामती काउंसिल में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में तालिबान के इस दावे को नाकाबिले एतबार करार देकर मुस्तरद भी कर दिया था, जिसमें अफ़गान रजीम का कहना था कि अफ़गान सरजमीन किसी मुल्क के लिए दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं हो रही। नहीं, अब ये बात नहीं हो सकती, अब वैसे ही बड़े प्रूफ्स आ चुके हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। मुश्ताक यूसुफज़ई साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, इस खत्ते के मामलात को समझते हैं। मुश्ताक साहब, मौलाना फजलुर रहमान एक बड़े मजहबी और सियासी तबके की नुमाइंदगी करते हैं और उन्होंने इस तरह अफ़गानिस्तान और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वहाँ से जिहाद का कॉन्सेप्ट रद्द किया है, बड़ा वाज़े अल्फाज में रद्द किया है। ये कितना अहम है मौजूदा हालात को सामने रखते हुए? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान में जितने भी मजहबी रहनुमा हैं तो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत की है, लेकिन ये पहली मरतबा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को पता है कि अफ़गान तालिबान के साथ इनके बड़े करीबी रवाबित है, इनकी वहाँ पे बहुत इज़्ज़त है। और जब ये अफ़गानिस्तान गए थे तो इन्होंने काफ़ी प्रोटोकॉल दिया था मौलाना साहब को। तो मेरे ख़्याल में मौलाना साहब को महसूस हुआ है कि ये जो उस वक्त अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दखल अंदाजी हो रही है और ज़्यादातर जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं, तालिबान हैं, उनकी क़यादत अफ़गानिस्तान में है, तो शायद ये उनके लिए मुमकिन नहीं था कि इसको डिपेंड करें। और ये मेरे ख़्याल में पहली मरतबा है कि मौलाना साहब ने इतना बड़ा स्टेटमेंट इशू किया है इस मौजू पे। हालांकि बहुत सारे लोग जो है वो अवॉइड करते हैं पाकिस्तानी तालिबान के मामलात को और दाइश के हमलों को, लेकिन चूँकि मौलाना साहब की जमात के लोगों पे काफ़ी हमले हुए हैं, बाजवाड़ में तकरीबन 80 के करीब इनके लोग जो हैं वो शहीद हो चुके थे। खुदकुश हमला वहाँ पर इनकी कन्वेंशन भी हुआ था। अभी जनूबी वज़ीरिस्तान में इनके कारकुनों पे और लीडर्स पे दर पे हमले हुए हैं, लोगों को शहीद किया गया है। और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी इनके ऊपर हमले हुए हैं। हालांकि जो मेन स्ट्रीम TTP है, मिलिटेंट्स जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करती हैं और पाकिस्तान में इनकी तंजीम का लदम है, उन्होंने जितने भी हमले हुए हैं जमात उलमा इस्लाम के कारकुनों पे, उनकी क़यादत पे, तो उन्होंने उनसे इनकार किया है और उसकी मजम्मत भी की है। लेकिन मेरे ख़्याल में मौलाना साहब को शायद मालूमात हो या इनको ऐसे इशारे मिले हों कि जो इनके ऊपर हमले हो रहे हैं, जो उनके लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो शायद इसके ताने अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मौलाना साहब की पॉलिसी में और उनके तर्ज़ अमल में मिलिटेंसी के मुतालिक। बहुत शुक्रिया मुश्ताक यूसुफज़ई साहब फॉर स्पीकिंग विद अस एंड एक्सप्लेनिंग। And that brings us to the end of the show. We're going to see you tomorrow, inshallah. Bye.